जैसे आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे थे सीए का, उस टाइम आपका स्ट्रेस बस्टर फूड क्या था? यार देखो, जब एग्जाम क्लियर कर रहे थे उस समय तो क्या था, स्टूडेंट लाइफ थी बॉस, है ना तो पैसे थे और ना कभी ऐसा था कि कुछ ज़्यादा एक्सप्लोरिंग कर पाए। जैसे अभी सीए का कोर्स है तो आपको ऐसा लगता है क्या कि अभी आउटडेटेड हो चुका है? यार सीए बड़ा डायनामिक है, फोकस्ड फुली रहो। 3-4 साल होते हैं लाइफ के, ये मत सोचो हमारा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहाँ रिवॉर्ड बड़ा है। अभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है? रियल एस्टेट एक मैं बोलूँगा कि कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मतलब ना अगर आपके पास ज़मीन है तो सब है। जैसे लोन्स में विच इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ होम लोन, एजुकेशन लोन? इंटरेस्ट वाइज तो ऑलवेज होम लोन। होम लोन सबसे कम इंटरेस्ट होता है। 8% अप्रोक्स। टैक्स पर्सपेक्टिव से बेटर है क्या होम लोन लेना, उससे भी सेविंग? अच्छा, आपका जो टैक्स सीजन होता है, डू यू लाइक इट? और सीए का जनरली रिएक्शन क्या होता है? डू यू? Welcome back to the show, guys. Today's episode is going to be fun, a little bold, and definitely eye-opening because we have a chartered accountant Shubham Jain with us. He has more than 15 years of experience in this field and now running his own firm for more than 10 years. Someone who probably knows more about your money than you do, I think. And let's start. So, welcome Shubham. How are you? I'm fine, perfectly fine. Dishant, how are you? It's good, good. So, let's start with the food first. क्योंकि ठंडा हो रहा है काफ़ी। और पहले क्या से खिला रहे हो ठंडा भाई हो रहा है। आज? ये आपके लिए हमने कोरियन सारा स्पेशल मंगाया है। ये वाओ मोमोज का है सारा। और ये कुनाफा, ये नई शॉप खुली है ना 56 स्वीट पे। डिश आई गेस ना। हाँ, मैंने एक आधी बारी कभी सुना है बट ट्राई तो ऐसे किया नहीं है। रील्स वगैरह देखी है बहुत आप इसकी। पहले थुक्का ट्राई करो। हाँ, ये कैसा मेरे काम की चीज है। हम उन डाइटिंग देख के लग नहीं रहा होगा वैसे है? नहीं। बट जस्ट स्टार्टेड। हम्म, आप भी लो ना। ये हिमालयन मोमोज। अरे नाइस। आपको कौन सा मोमोज पसंद है, फ्राइड या स्टीम? स्टीम स्टीम। स्टीम। फ्राइड तो वैसे मेरे को बहुत रेयर है कि कोई चीज़ ऐसे पसंद हो, बहुत कम। बाकी तो खाने का शौक है बट लिटिल बिट लाइक कि यार चूज ही हूँ थोड़ा सा। तो जैसे ऑडिटर लेवल हैप्पीनेस कौन सा फूड देता है आपको? यार ऐसे तो नॉर्मल है, जोनी हॉट डॉग। मैं तो एक टाइम पे 5-6 हॉट डॉग खा लेता हूँ जब भी जाता हूँ। मान के हाँ, मतलब एक बार खा लिया तो 5-6 मतलब ऐसे रेगुलरली जाना नहीं होता। मतलब अगर खा लिया तो ऐसा है, सपोज 4 गए तो 5-15-20 दिन में कभी गए। ऑफिस के नजदीक में ही है तो इट इज लाइक कि गए 3-4 खा लिए, हो गया। तो जैसे आपको लग्जरी रेस्टोरेंट पसंद है या ढाबा वगैरह स्टाइल में? बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछ दिया आपने यार क्या यार मैं हूँ ढाबा वाला आदमी। मुझे पसंद है सबसे ज्यादा, जो मेरी फेवरेट डिश है वो है दूध सेव। अच्छा। अल्टीमेट। कभी भी चले जाओ, एज इन लाइक आप चले जाओ दानक का ढाबा, ऋषि का ढाबा, केटू ढाबा, केसर लाल, फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। और मेरी वाइफ भी सेम टू सेम है। वी यूज टू ईट, वैसे हम जैनों में खाते नहीं है बट वी बोथ लाइक दैट बैगन का भरता है एंड ऑल। तो जो टेस्ट उसका वहाँ आता है ना अपना किसी ढाबे पे एंड ऑल, वो कहीं नहीं आता यार बॉस, कहीं नहीं आता। तो जैसे अभी तो आपकी शादी हो गई, तो इससे पहले से डेटिंग वगैरह में कहाँ फिर जाते थे, ढाबे पे भी लग्जरी रेस्टोरेंट में? हाँ यार पहली चीज तो डेट रही है, डेटिंग तो नहीं रही है। अच्छा। लव मैरिज है नो डाउट। अच्छा, लव मैरिज। तो कैसे मिला आप लोग? एक फ्रेंड के थ्रू मिले थे। ऐसा लगा नहीं था कि भाई ठीक है प्यार होगा शादी होगी, बट नॉर्मल टॉक चलती रही। लेटर ऑन कहीं मिले, थोड़ी वाइब्स मैच हुई, खाने में, हर चीज में, सोच में, एक थिंकिंग में। देन वी 2-3 साल रिलेशन चला, देन वी डिसाइडेड कि यार अब शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे शादी आपने प्लानिंग करी पूरी, तो ऐसा था क्या कि सीए वाला माइंडसेट से पूरा कि इतना इतना पैसा लगना चाहिए, या दिल खोल के ऐसा? मेरी शादी बड़ी दिल खोल के हुई है, मैं दूसरों को ज्ञान देता हूँ बॉस। फाइनेंस वाला दिमाग नहीं लगा? नहीं, देखो शादी और घर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हो बेसिकली। आप बनिया दिमाग या सीए वाला दिमाग वॉटेवर कुछ भी बोलो, आपने बनिया दिमाग नहीं लगाया है आपकी शादी में? बनियाओं में ये चीज तो है, बनिया लोग तो शादी में तो आपने देखा ही यार क्या ही खर्च ये करते बात हैं तो यार, है। नो डाउट।
मेरा तो कुछ भी नहीं था उनके सामने खैर, बट ठीक है, इट वॉज लाइक यार इट वॉज अ वेरी गुड वेडिंग। तो शादी में भी लोग ऐसा पूछते हैं क्या कि टैक्स एडवाइस या ऐसा कुछ पूछने आ जाते हैं क्या, रिलेटिव्स वगैरह ऐसा कुछ होता यार है? टू बी फ्रैंक बताऊं, वी यूज टू एडवाइज द पीपल दैट कि एक ना इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है दैट यू विल गेट गिफ्ट फ्रॉम एनी रिलेटिव इन ऑल, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, अच्छा। ठीक है, बट आप लाइफ टाइम में ऐसे गिफ्ट अगर रिसीव कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। बट बेसिकली आपकी शादी हुई है और शादी में आपको गिफ्ट्स आए हैं, ये सब चीजें आई हैं, तो इट इज वेरी गुड प्रोविजन फॉर इन द इनकम टैक्स, यू विल गेट द एग्जम्पशन इन दैट थिंग। तो अब मैंने लोगों को एडवाइस दी है कई बार, शादी आई है तो यार आए हैं, लिफाफे आए हैं, सब कुछ आया है, तो यार बॉस इस पे टैक्स नहीं लगेगा, बचाओ। लोग ओबियसली मुझसे तो पूछेंगे जैन साहब कितने लिफाफे आए थे कितना टैक्स सेव किया है, तो वो तो है, पूछते तो हैं नो डाउट। तो जैसे आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे थे सीए का, तो उस टाइम आपका स्ट्रेस बस्टर फूड क्या था? यार देखो, जब एग्जाम क्लियर कर रहे थे उस समय तो क्या था, स्टूडेंट लाइफ थी बॉस, है ना तो पैसे थे और ना कभी ऐसा था कि कुछ ज्यादा एक्सप्लोरिंग कर पाए। बट हाँ, उस समय भी ऐसा था, कहीं जाते थे पंडित जी के पराठे खा लिए बॉस, तो और इट इज लाइक कि यार कहीं गोल्डी करके मेरा हमारा बहुत प्यारा जॉइंट है, ये दवा बाजार के नियर बाय आता है, वहाँ का खाना, उसकी ना सरसों की साग, बॉस मजा आ गया, मजा आ गया। और हॉस्टल की जुगाड़ तो चलती थी। एक नई, अच्छा एक इस पे एक इंसिडेंट याद आया मेरे को। एक हम लोग क्या करते थे, हॉस्टल में रहते तो 10-12 लोग थे। अब बड़े से कमरे में आप 4-5 लोग रह रहे हो, पड़ोस के कमरे में 4-5 लोग रह रहे हैं, सब संडे को इकट्ठा हो गए, बोले क्या करें क्या करें। तो ना एक हैक हमने ये ढूंढा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नए नए चालू हुए थे और ये डिस्काउंट जोमेटो ये सब ये डिस्काउंट देते थे। तो ना गुरु कृपा करके जो अपने इंदौर में फेमस है रेस्टोरेंट, तो वहां पे क्या एक नई एक उन्होंने डिश चालू की थी। वो डिश ऐसी थी कि यार उसमें ना 3-4 तरह की ग्रेवी आती थी, तो इतनी सारी वो ग्रेवी आती थी तो सारी ग्रेवी उसके साथ में हमने ली और उस पर रोटी ऑर्डर करी और पूरा हॉस्टल खा रहा है। अब आप सोचो, वो सब्जी आई गेस ना 150 रुपए की होगी उस समय, 4 लोग खा रहे हैं। अरे 4 लोग नहीं, 8 लोग खा रहे हैं 150 लोग में 150 रुपए में 8 लोग खाना खा रहे हैं और रोटी वगैरह मंगा के सब मिला के 300 रुपए, 350 रुपए, 40 रुपए पर मील खाया वो हमने, और वो भी क्या टेस्टी फूड आता था। आजकल तो आई गेस वो सब्जी वब्जी ऐसे आती होगी ऑलमोस्ट 400-500 कुछ रुपए की। तो आप लोग तो फिर भी मंगा के खा रहे हो, अधिकतर रेस्टोरेंट तो मैगी पे ही जिंदा है। हाँ, वो छोटे छोटे स्टॉप रखते हैं अपने पास में, कुछ नहीं हुआ संडे को क्या करना है, बोले 10 रुपए की मैगी ली और बस वही खा ली। तो जैसे चाइल्डहुड मेमोरी है आपके कोई फूड के बारे में, ऐसा कुछ है क्या? चाइल्डहुड मेमोरी यार बेसिकली आई एम फ्रॉम गुना, तो ना छोटी जगहों में ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ कुजीन है क्या लोकल कुजीन गुना का? समोसे, अरे बॉस कोई तोड़ ही नहीं है। अपने इंदौर में मीठे समोसे मिलते हैं, आपने खाए होंगे ना। आप इंदौर का आलू खाओगे तो थोड़ा मिठास देता है, पर जो गुना और इस साइड का जो आलू है ना बॉस, क्या ही टेस्ट है समोसे, मतलब ना ऑल टाइम फेवरेट। मतलब ये मानो सुबह 5:45 उठे, 6:30 स्कूल के लिए निकलना रहता था। अब मम्मी बेचारी कितना परेशान होती हैं, आपको पता ही है स्टूडेंट लाइफ में तो सबकी माएँ परेशान होती हैं। तो गए वहाँ पे, एक ना छोटू भैया थे, उनके समोसे, क्या समोसे, मजा आ गया, क्या चटनी, और वो आज तक मैंने इंदौर में से समोसे नहीं खाए, बस मजा आ गया। तो जैसे ग्रोइंग अप ईयर्स कैसे थे गुना में ही आपका है ना चाइल्डहुड? चाइल्डहुड अप टू 12 तो मेरा गुना तक ही रहा है। गुना कैसा था वहाँ पे? अच्छा था, इट वाज लाइक यार लोकल लोग, लोकल पीपल और मिलनसार लोग, वो थोड़ा सा आप मिस करते हो शहर में, नो डाउट। कुछ जरूरत से ज्यादा ही मतलब रखते हैं लोग ज्यादा फ्रेंडली। हाँ, ज्यादा फ्रेंड। इट इज लाइक यार आपके यहाँ कुछ चीज हुई तो वो पूरे मार्केट में पता चलती है इनके यहाँ कुछ हुआ है। ऐसा, चाहे वो खुशी का हो, गम का हो, लेकिन यार वो भी एक अपनापन है, अपने हैं तभी तो सोचते हैं, नहीं तो कौन सोचेगा यार। तो फैमिली में कौन कौन है आप? मैं अब तो मैरिड हूँ, तो वाइफ, मम्मी, पापा और सिस्टर और जीजू। अच्छा, तो हु इज योर फेवरेट पर्सन इन द फैमिली, जिसको आप सब कुछ शेयर करते हो, ऐसा कुछ है क्या? ऑल टाइम फेवरेट माँ। अच्छा, उनसे शेयर करते हो ऑलवेज मैन, एक छोटी बात भी हो, वाइफ भी है नो डाउट, वाइफ को भी हर चीज बताता हूँ, पर आज यार वाइफ तो अब आई है ना, पहले तो माँ ही थी, तो हर चीज तो माँ को शेयर करनी है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ भी हो। तो ऐसी कोई मनी हैबिट है क्या आपकी जो आपको पेरेंट्स ने सिखाई हो अभी तक, ऐसा कुछ याद है, ऐसा कुछ है क्या? मनी हैबिट, मेरे घर वाले मुझसे परेशान है यार इस मामले में।
मतलब मैं ना जो खर्चीला आदमी हूँ ना, अच्छा, सीए होके अरे मेरे शौक ना, अगर मुझे लगा सपोज मान लो कि यार मुझे ये खरीदना है, तो वो मम्मी बोले पापा बोले खरीदना है तो खरीदना ही है, नो डाउट। चाहे वो फिर 1 लाख रुपए का है, 2 लाख का है, नो ठीक है, पैसा कमा रहा हूँ, सेविंग कर रहा हूँ, सब चीजें हैं। बट पहले ऐसा था कि आई एम बेसिकली फ्रॉम द फैमिली दैट डज नॉट हैव दैट मच मनी, है ना। पापा भी सिंपल बैकग्राउंड से रहे, बहुत छोटा सा अपना जो भी किराने का व्यापार था, चीजें वो काम करते थे। तो उस समय से आप मानो, मैं उस समय लेवाइस लूप पहनता था। अच्छा। हाँ, और वो आई गेस आज की डेट में आप देखोगे तो 10-12 हजार का कॉस्ट रखता है, उस समय 4-5 हजार की कॉस्ट रखता था। लेकिन पेरेंट्स को पता था थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन अपना है यार एक ही बेटा एक ही बेटी, करने दो मुझे। लाडले होंगे ना आप घर के? लाडले, मैं समझदार रहूं ना यार, इन सब चीजों में समझदार भी रहूं। थोड़े से नादानी है खर्ची, मतलब एक खर्च वाली चीज में, बाकी तो ऐसे तो पेरेंट्स का फेवरेट चाइल्ड बोल लो, दोनों हम मतलब फैमिली फेवरेट चाइल्ड बोल लो, ऐसा कि फैमिली में हम दोनों सिस्टरों में हमेशा फेवरेट रहे सब। तो आपने सीए क्यों चूज किया है? यार ये बॉस ना बहुत गजब की स्टोरी है। आई हैड डन माई स्कूलिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, और एकदम ठेठ, मतलब वहाँ जैसे आप जाओ तो, मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, आई डोंट थिंक सो इट इज गुड टू बी टॉक अबाउट द नेम ऑफ द स्कूल, बट जब आप जा रहे हो स्कूल गए, और इट इज लाइक यार एक गुना में था स्कूल। हाँ, इट इज लाइक खड़े हो रहे हैं तो बच्चे अपन जैसे बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग टीचर, वहां बोलते थे आचार्य जी प्रणाम 1 2 3 उपा बिसा इट इज लाइक मतलब 3 शब्द आते थे 8th क्लास तक इंग्लिश में। कैलकुलेटर कुछ इंग्लिश का शब्द होता है, कोई वर्ड होता है, मी माई, दैट्स इट, इसके अलावा 0 इंग्लिश। और व्हेन आई वेंट टू द इंग्लिश मीडियम, इट वाज अ वेरी 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 टेरिफाइंग जर्नी फॉर मी बेसिकली। क्योंकि यार अभी यार आप इंग्लिश मीडियम में चले गए, ऊपर से साउथ इंडियन टीचर्स, है ना, तो क्रिश्चियन स्कूल बेसिकली, आपको पता ही होगा मोस्टली केरला के टीचर्स होते हैं, वो दे डोंट यूज टू स्पीक इन हिंदी। तो अब आप जा रहे हो, मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ उस पर। तो व्हेन आई वाज इन 9th, नया नया गया, तो आपको उस समय पता होगा अपने यहाँ वो क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम चलते थे, आप भी उसी बैकग्राउंड से पास हो गए ना, तो क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम चलते थे। तो अब क्वार्टरली एग्जाम हो गए, मैं ना 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 में से 1 में पास हुआ, हिंदी, बाकी सब फेल। तो अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, पेरेंट्स को भी बताया गया कि यार ये नहीं समझ पा रहा है इंग्लिश, ये वो ऐसा वैसा। तो टीचर्स को थोड़ा लगा लड़का समझदार है, बट इस पे ध्यान अपने को देना पड़ेगा। तो वहाँ एक ना राजू सर थे, तो उनका आवाज जो था ना बड़ा वॉल्यूम वैसा था कि बहुत ज्यादा, तो इको करता था, हाँ मतलब, तो वो समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। और वो क्या करते थे, जैसे अपन बोलते हैं होल नंबर्स, तो वो होल नंबर्स। तो अब वो मैंने पूरी बुक्स में, आप मानोगे नहीं, होल नंबर्स की जगह होल लंबेट्स लिख रखा अब ना स्कूल में अगर आप देखोगे तो डिक्शनरी तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली डिक्शनरी चलती थी, नेट तो था नहीं कि अपन सर्च कर लो कि क्या किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब पूरी कॉपी में होल नंबर्स लिख दिया। तो एक दिन वो आए तो ही वाज लाइक यार व्हाट यू हैव रिटन। तो मैंने कहा सर आई रिटन व्हाट यू से ऐसे करके बोला। तो ही वाज लाइक मुझे हिंदी बोलना ही पड़ेगा अब तेरे लिए। तो स्कूल में स्ट्रिक्ट नियम थे कि हिंदी नहीं बोलते थे वो। तो सीएस को है ना कि इंग्लिश जरूरी है क्या? नहीं, हिंदी से चल जाता है। सीए की जर्नी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी कि भाई जब आगे बढ़े, मतलब 10th 11th तक पहुंचे तो अकाउंट्स एक फेवरेट सब्जेक्ट था। इंग्लिश तब भी नहीं आती थी, शुरू से आपका अकाउंट्स था, तो इंग्लिश तब भी नहीं आती थी। इंग्लिश नहीं आने का एक रीजन ये था कि भाई अब इकोनॉमिक्स कैसे लिखें। यू विल बी सरप्राइज, आई विल गेट 99 मार्क्स इन अकाउंट्स इन 12th स्टैंडर्ड एंड 33 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स and my percentage was 67 एवरेज। तो आई वाज अ ब्राइट चाइल्ड, मतलब ठीक है, समझ में आता था जो लॉजिकल लगता था। और somebody said कि यार इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं होता, और सेकंड थिंग इज दैट कि लॉजिकल होता है एग्जाम सारे। तो आई क्लियर्ड माय सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन जो मैक्सिमम चीजें थी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ली थी। फाइनल में जरूर एक थोड़ा अटेम्प्ट लगा था, एक सिंगल अटेम्प्ट ज्यादा लगा था, 2 अटेम्प्ट लगे थे निकालने में। तो आपको क्या लगता है ना कि अधिकतर स्टूडेंट सीए क्यों है ना कि बार बार अटेम्प्ट देते हैं, क्यों फेल? यार एक जिद होती है इंसान की। अगर ना मैं बताऊं कि जो पर्सन सीए करना चाह रहा है, सपोज आईएएस करना चाह रहा है, आईपीएस करना चाह रहा है, व्हाटएवर, तो उस आदमी की जिद है वो कि मुझे करना है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं हमेशा बोलूँगा इफ़ यू वांट टू बी एन बिजनेसमैन तो आप एक जिद के साथ में बिजनेस करो। इफ़ यू वांट टू बी एन प्रोफेशनल तो जिद, पैशन, बिल्कुल।
वो होना ही चाहिए। और सीए फील्ड में होता है, लोगों को लगता है यार कि यार एक ऐसी चीज हम करने जा रहे हैं, सोसाइटी रिस्पेक्ट देती है कहीं ना कहीं। आज भी अगर कहीं किसी को बोलूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्स आता है वैसे। तो ये जो कोचिंग्स वगैरह चलती हैं ये हेल्प करती हैं क्या, कि जस्ट बिजनेस है? यार कंट्रोवर्शियल सवाल है बट ठीक है यार। देखो कोचिंग ना, मतलब मैं टू बी फ्रैंक बताऊं, बीइंग अ गार्जियन अगर बात करूं किसी का भी, जैसे हमारे ऑफिस में भी ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं, सब आते हैं, बीइंग अ गार्जियन आप सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हो। तो आप भी कोचिंग लेते हो क्या? मैं आई यूज टू टॉक ऑन द जीएसटी विद वेरियस अथॉरिटीज और वेरियस सेमिनार्स एंड ऑल, इन सब में मैं लेता रहता हूँ जीएसटी के ऊपर। मैं पर्सनली उस मतलब एक बैकग्राउंड से हूँ, लिटिगेशन बैकग्राउंड से, तो इन सब चीज़ों पे मैं काफ़ी प्रोफेशनल सेमिनार्स और ये सब कंडक्ट करता रहता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, बीइंग अ टीचर भी आपको गाइडेंस मिल सकता है। अगर गाइडेंस लेने के साथ में मेहनत आपको करनी है, आप अगर सेल्फ भी पढ़ रहे हो तो कोई कोचिंग कुछ नहीं करेगी। रैंकर्स भी होते हैं, मेरा मैक्सिमम जो फाइनल का एग्जाम है ना वो मैं सेल्फ निकाला है। मतलब आई विल नॉट, मतलब ऑन ओपन प्लेटफॉर्म में बोलता हूँ कि मैं निकला हूँ, सेल्फ पढ़ के भी निकला हूँ, नो डाउट। वो फर्स्ट टाइम में निकल गया था? हाँ निकल गया था। तो जैसे स्कूल में अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी अगर चालू करें तो सीए में हेल्प होगी या ऐसा कुछ हेल्प होगी क्या? सीए में मैं यार ये तो हमेशा से बोलता हूँ, इंडिया गरीब नहीं है। मतलब जो आपने फाइनेंशियल लिटरेसी का जो टॉपिक बोला है ना, आई यूज टू से इन वेरियस सेमिनार्स दैट कि इंडिया इतना कोई गरीब नहीं है। गरीब इंसान वो को ना आपको मनी मैनेजमेंट सिखाना है। मैं मतलब कुछ ऐसा इस पे वो नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर कंट्रोवर्सी हो, लेकिन एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज एक किसान है, एग्जाम्पल है, मतलब कोई ऐसा कोई रियल कुछ भी नहीं है, बट एक एग्जाम्पल है कि आप अगर मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो एक किसान है सपोज, और वो किसान 2-5 लाख रुपए कमाता है, 5 लाख रुपए, उसकी जो भी फसल है 5 एकड़ 6 एकड़ वॉट एवर, विदाउट टैक्स होता है बेसिकली। एक और मैं इसमें बता दूं, टैक्सेशन एग्रीकल्चर की केस में 0 टैक्सेशन होता है। इफ यू आर हैविंग एन एग्रीकल्चर इनकम देन यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स ऑन दैट पार्ट। ठीक, अब हम आगे चलें तो वो 5 लाख रुपए का मनी मैनेज नहीं कर पाता, उसको सेविंग्स जो है वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी है। दूसरी चीज क्या होती है, ब्याज। इनका क्या होता है ना, इनको कोई खर्च लगता है तो वो फाइनेंशियली उस चीज को मैनेज करते ही नहीं। 15% पे इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। केसीसी भी जो मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लैंड और वो फसल के हिसाब से मिलता है। तो उतना पैसा उनसे मतलब गवर्नमेंट नहीं देती है, मतलब टू बी फ्रैंक। तो अब उसको खर्चा है, उसके घर में शादी है, सब चीजें हैं, तो उसको बाहर से पैसा लेना है। मैक्सिमम पैसा जो किसान का है वो चला जाता है इंटरेस्ट में। कि अब किसी बनिया से जाके ले लेगा या कुछ पैसे गिरवी रख के कुछ ले लेगा, जमीन गिरवी रख के ले लेगा, और 15% 20% जो भी इंटरेस्ट देना है वो पे करेगा। अब दूसरी चीज इसके बाद क्या होता है, सपोज दिवाली आई। अब दिवाली पे जब हमें पता है वी आर हैविंग एन इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज, तो हाउ मच वी हैव टू स्पेंड ऑन द फेस्टिवल्स, पता चल रहा है 1.5 लाख के पटाखे फोड़ दिए। यार सेलिब्रेशन है, नो डाउट है, बट हमें हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सेम थिंग विद द अदर पीपल। बच्चों को अगर हम सिखाएंगे पहले दिन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मनी, तो वो उसकी वैल्यू करेगा, और वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद से हमें 8th स्टैंडर्ड से या 9th स्टैंडर्ड से मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक चालू कर देना चाहिए। हाउ टू सर्वाइव विद द लो मनी, हाउ टू सर्वाइव विद द हाई मनी। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो भी आप कैसे सर्वाइव करें, ठीक है, आपके शौक पूरे करें, सब कुछ करें, लेकिन एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने साथ सबको होना चाहिए ऑब्वियसली। तो जैसे अभी सीए का कोर्स है, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि अभी आउटडेटेड हो चुका है या चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ है क्या? यार सीए बड़ा डायनामिक है ना। और मैं हमेशा अपने प्रोफेशन में एक चीज बोलूंगा कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गो फॉर द प्रैक्टिस और गो फॉर द जॉब। आप मेरी बात समझिएगा। अगर हम लेटर एंड एंट्री एक कॉन्सेप्ट होता है जो आज बहुत पॉपुलर भी है, मार्केट में सब बोलते भी हैं, सब चीज़ें हैं। इट इज़ लाइक दैट कि यार आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, आपने पढ़ा है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी आप उस फील्ड में ही काम करेंगे। आप समझिएगा, सपोज आईएएस की बात करूं, अगर मैं आईपीएस की बात करूं, तो इन फील्ड्स में क्या होता है, आपको जीके पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछी जाती है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ये आपका आईक्यू टेस्ट होता है बेसिकली, है ना। आपका आईक्यू किस लेवल का है, आप जब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे,
है ना। लेकिन अगर मैं हमारे सीए फील्ड में बात करूं तो बच्चों का एक थोड़ा सा एक फोकस क्या होता है कि क्या करें, या तो प्रैक्टिस कर लें या जॉब कर लें। लेकिन फील्ड बहुत बड़ी है बॉस। आज मैक्सिमम स्टार्टअप्स IITians क्यों कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। इफ यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ द फाइनेंस और आप नहीं कर रहे हो, इट्स अ वेरी बैड थिंग। आपको करना चाहिए और जाना भी चाहिए, नो डाउट। मतलब ठीक है, अपनी अपनी सोच है, मैं अपना एक इस पे एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि यार आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। आज जैसे हम बात करें कि फॉर एग्जांपल बोट का जो CEO है, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुमार मंगलम बिरला, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो प्रैक्टिस से और इनसे नहीं करी ना, वो उन्होंने कुछ और सोचा, कुछ अलग सोचा, और वो आज कहाँ पहुँचे, हम भी कर सकते हैं। तो आपने जैसे आर्टिकलशिप भी करी होगी ना, तो वो कैसा था आपका वो पीरियड? अच्छा था, मतलब इट वाज लाइक यार आइस ब्रेकिंग थिंग होती है। आप इंडस्ट्री में जाते हो, जैसे सपोज आप बुक्स पढ़ ली हो, पहली बात आपने सारी किताबें पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, और आप जा रहे हो आगे। आगे जाने के बाद में आपको पता नहीं आपको क्या करना है। तो अगर आपको एक 17-18 साल की एज में गाइडेंस मिल रहा है कि आप किसी इंडस्ट्री में बात कर पा रहे हो, वो आई डोंट थिंक सो वो प्लेटफॉर्म किसी और फील्ड में मिलता है। सपोज आप MBA करते हो या कुछ भी करते हो, तो MBA आपको किस एज में करते हो, अराउंड 23-24 में ना। एक 18 साल की एज में आप जब जो एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के बाद में 3 साल की अपनी ट्रेनिंग करते हो, तो वहाँ आपको अलग अलग लोगों से मिलने को मौका मिलता है। सपोज कुछ लोग लकी होते हैं जिनको बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो आप जब इस एज में उनको देख रहे होते हो तो आपका मोरल बूस्ट होता है। तो वो आर्टिकल से फेस बड़ा जरूरी है, मतलब वो बहुत ही एसेंशियल थिंग है सीए के पास। तो ऐसा एक्सप्लॉइटेशन थोड़ा बहुत होता है क्या ऐसा? नहीं यार, ये तो यार ज्यादा घिसते हैं लोग, ऐसा भी होता देखो है? यार, मैं एक चीज बताऊं, आदमी बोलता है चीप लेबर, है ना, हर कोई बोलेगा चीप लेबर। क्यों? 4-5 हजार रुपए, हमारे टाइम पे तो 1000 रुपए मिलते थे। मैं बताता हूँ, 1000 रुपए स्टाइपेंड था, ठीक है। तो 1000 रुपए में आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस के प्यून को तो 10,000 रुपए मिल रहा है। तो आदमी की एक मेंटेलिटी आती है कि यार वो 10,000 कमा रहा है, मेरे को क्या ही मिल रहा है। ये 1000-5,000 का कोई सिनेरियो नहीं है ना। आप जो सीखने जा रहे हो उसकी वैल्यू है बेसिकली। कोई आपको सिखा रहा है उसकी वैल्यू है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई, जो भी मेरे प्रिंसिपल थे जिनके यहाँ मैंने इंटर्नशिप करी, मेंटोर रहे हैं, मैं आज भी उनके साथ मैं काम करता हूँ। तो वो हमेशा से लिए मेरे लिए मेंटोर रहे। बीइंग आप अगर कहीं आपने कुछ सीखा है तो उनसे सीखा है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे उन्होंने आपका जो माइंड बिल्डअप करा वो आज भी मुझे काम आ रहा है और हमेशा मेरे काम आएगा लाइफ में। वो 1000 रुपए की वैल्यू नहीं थी, वो 1000 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मोरल बूस्ट करने के थे कि आप कहीं जा रहे हो तो आपको कम से कम एक चाय पानी के पैसे एटलीस्ट मिल रहे हैं। आपने जैसे CA प्रिपरेशन करा और अभी जो से यंग जनरेशन CA प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? जैसे यार मेरा ऑलवेज एक एडवाइस रहता है कि आप रेदर देन रट्टाफिकेशन आप छोड़ दो। एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, आपको हो सकता है आपको 90 मिल जाए, किसी सब्जेक्ट में 70 मिल जाए। हमारे यहाँ CA में 70-75% पे रैंक लग जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब 50% पासिंग है, 75% तक आए तो आप रैंक करो, ये मान लो आप। मतलब अपने आप ही लग जाएगी वो, तो इतने मार्क्स आते ही नहीं किसी के ओवरऑल सब्जेक्ट में। तो आप रैंक लगा भी लोगे, लेकिन आपके पास में अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है तो वो रैंक ना कहीं ना कहीं फीका कर देगी आपको लाइफ में। अगर मैंने ऐसे भी लोग देखे, अब जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत आगे निकल पाया हूँ लाइफ में, बट यार मेरा नहीं था, मुझसे रट्टाफिकेशन नहीं होता था मुझसे। मुझे जो चीज़ समझ आ रही है वो आ रही है, जो नहीं आ रही नहीं आ रही। मैंने जैसे 11th पे मैथ्स भी लिया तो मैंने छोड़ दिया। वो कॉस थीटा साइन थीटा मेरे को समझ ही नहीं पड़े। मैंने कहा मेरे कुछ काम के नहीं भाई, हाथ जोड़ू मैं, खत्म। CA में फील्ड में आया तो जो जितने सब्जेक्ट मुझे बने मैंने बहुत अच्छे से पढ़े और मुझे ऐसा लगा कि सारे सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। बच्चों को भी वैसा होना चाहिए, सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर अपनी तरफ देखें, सारी मतलब सब चीज़ों को मेंटेन करके चलें ऐसा। तो उनके लिए, सबके लिए एक ही चीज़ है मेरा कि यार फोकस्ड फुली रहो। 3-4 साल होते हैं लाइफ के, ये मत सोचो हमारा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहाँ रिवॉर्ड बड़ा है। ठीक है, आपने रिस्क ली है, आप एक अच्छे कोर्स में आए हो तो आपको रिवॉर्ड 110% उसका बहुत अच्छा मिलेगा। तो ऑलवेज बी मोटिवेटेड, और जहां आपको लगता है कि यार लाइफ में मुझे कहीं डाउनफॉल हो रहा है, जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स, ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स।
कभी भी कोई किसी के पेरेंट्स गलत गाइड नहीं करते। मेरे पापा बोले ना, एक बार मैं फेल हुआ तो मुझसे बोलते हैं छोड़ दे तू तो बेटा टेंशन। अरे मैंने बोला पापा 6 महीने बाद वापस एग्जाम होते हैं। अब उन्हें पता नहीं था ना यार कैसा होता है। उन्होंने बोला सर पे हाथ रखा और मेरे पे, अरे नहीं ठीक है बेटा अपन कुछ भी कर लेंगे, तू इतना मोरल डाउन मत कर। तो वो एक पेरेंट का सपोर्टिव, अरे वो पेरेंट का सपोर्ट होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी। तो डिफिकल्टी वाइज आपको क्या लगता है, क्या डिफिकल्ट है, सीए, इंजीनियरिंग या मेडिसिन? सब यार, सब डिफिकल्ट है। देखो कुछ भी पढ़ रहे हो ना आप, पढ़ाई तो ठीक है, एक चीज है, बट करियर बनाना उसके साथ में इज वेरी डिफिकल्ट। इंजीनियरिंग में भी आप सोचो कि यार कंपटीशन नहीं तो है, सीए में भी आप सोचो कंपटीशन नहीं है तो है, मेडिकल में तो यार ऑलवेज हमेशा से कंपटीशन रहा है इंडिया में। तो जेंडर रेशियो क्या रहता है सीए में? 50-50 होगा मोस्टली, लड़के ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअल में रिजर्वेशन नहीं है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ना कुछ किसी को रिजर्वेशन नहीं मिला, लड़के हो लड़की हो व्हाटएवर द केस। और लड़कियों के लिए भी आजकल इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जॉब्स की, इन सब की आजकल। तो ऐसे देखोगे तो सीए के लिए आउटसाइड जो वो है, मतलब आउट ऑफ द इंडिया बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। तो जैसे हर इसमें मेडिसिन वगैरह में रिजर्वेशन है, तो आपको लगता है सीए में भी होना चाहिए? यार देखो सीए का ना एक थोड़ा सा एक ऑडिटिंग पार्ट जो है ना, एक मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बताऊं तो ऑडिटिंग पार्ट जो है उसमें वहाँ आपको ना एक इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक नहीं होगा वो एक अपना ट्रू एंड फेयर व्यू किसी चीज पे नहीं दे सकता। और अगर हम फाइनेंशियल वायबिलिटी देखें हमारी कंट्री में, प्रेशर नहीं होगा। हाँ, तो हमारी कंट्री में अगर फाइनेंशियल वायबिलिटी हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी है उस पर आपको कमेंट करने पड़ते हैं, जैसे कंपनीज पे, इन सब पे। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस इज मैंडेटरी टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, उसको कराना ही है ऑडिटेड। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे रिजर्वेशन लगा दोगे तो माइट भी पॉसिबल है कि आपका इन्फ्लुएंस हो वो चीज़। तो एक इंडिपेंडेंस जो है ना, वो जो वर्ड ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जब बना था तब से 1948 से है सीए एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया, 1948 से सीए एक्ट चल रहा है, तब से वो इंडिपेंडेंस चीज डाल दी गई थी कि देश के लिए क्यों जरूरी है। और हम नेशनल बिल्डिंग में देते ही हैं हमेशा साथ, नेशनल बिल्डिंग के लिए तो हमेशा खड़े ही हैं यार। मोदी जी बोलते हैं हर बार हमारे सीए डे पे आके कि यार नेशनल बिल्डिंग के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो जैसे अर्निंग की बात करें तो एंट्री लेवल से जैसे एक्सपीरियंस लेवल, क्या अर्निंग, क्या फिगर रहता है सीएस का? यार इट डिपेंड्स ऑन यू, अच्छा है ना। मिनिमम आई हैव स्टार्टेड इन 25K। हाँ, अच्छा है ना। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरा एक ये था कि मुझे प्रैक्टिस करनी थी। मैंने स्टार्ट किया, शुरू के 6 महीने काम भी किया, है ना। तो अब ये होता है प्रैक्टिस के केस में आदमी ट्रस्ट नहीं करता कि ये बच्चा टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ऑब्वियसली। तो उनको लाइफ लॉन्ग फ्यूचर दिखता नहीं है। कंपनीज में अगर हम बात करें तो दे विल प्रोवाइड ऑलमोस्ट 1 लाख अ मंथ, 1.5 लाख अ मंथ इनिशियल पैकेज, 12 लाख, 18 लाख समथिंग लाइक दैट। और वहीं आप 3-4 लाख पे काम कर रहे हो स्टार्टिंग में। तो वो थोड़ा सा है वेरिएशन। स्टार्टिंग पैकेज यानी फिर भी सैलरी क्या एंट्री लेवल? यार हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो एवरेज तो कम से कम 10-12 लाख रुपए पे कम से कम मिनिमम पे इतना एवरेज पे प्लेसमेंट कराता है। अच्छा। आउटसाइड एजेंसी और भी हैं जो प्लेसमेंट कराती है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आईसीआई के थ्रू जाते हैं। मैं गया था, मुझे बेसिकली अच्छे ऑफर्स थे पर मुझे जॉब नहीं करनी थी यार। अच्छा, आपको शुरू से ही बिजनेस या प्रोफेशन को एज अ बिजनेस, बिकॉज आई बिलीव दैट कि यू कैन अर्न, नो डाउट। अगर आप खुद करते हो चीज तो एक कमा सकते हो, लेकिन आप खुद से इतना नहीं कमा सकते हो जितना आप दूसरों से कमा सकते हो। एक प्रिंसिपल है बेसिकली कि यार जब आप एक बिजनेस चालू कर रहे हो या फिर कोई एक प्रोफेशन चालू कर रहे हो जहाँ लोग आपके लिए काम करते हैं, जो अपना 100% देते हैं, सब चीज़ें आप उनको भी नो डाउट आप उनको सैलरी देते हो, सब चीज़ देते हो, लेकिन आप उससे जो कमा सकते हो वो आई डोंट थिंक सो खुद से इतनी मेहनत करके कमा सकते हो। सो बेसिकली एक एंट्री लेवल सीए का भी 50-60,000 यानी एंट्री लेवल भी यार देखो कर सकता है। जब मैंने मतलब अगर जॉब में जा रहे हो तो नो डाउट आप अर्न कर सकते हो, है ना। अगर मैं बोलूँ जॉब में नहीं जा रहे हो, आप खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू इन्वेस्ट 50K अ मंथ उल्टा जेब से, है ना। तो व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय प्रैक्टिस तो मैं तो 5,000 के एक शेयर्ड केबिन में मैंने ऑफिस चालू किया था। और 5,000 भी 2-3 मंथ पापा से मांगे तो शर्म लगी, फिर वो कहीं से इधर उधर का 50,000 का लोन लिया। आफ्टर सीए नो डाउट मोरल डाउन हुआ कि लगा यार कि क्या कर रहा हूँ यार लाइफ में। इतने अच्छे मेरे दोस्त यहाँ 20-20 लाख पे शिफ्ट हो रहे थे और 25-25 लाख के जिनको पैकेज ऑफर हो रहे थे, वहाँ मैं 5,000 रुपये पेरेंट्स से मांग रहा हूँ।
तो बुरा लगता था, लेकिन यार वो ठीक है, एक बार आप ऐसे जाते हो ऐसे जाते हो, फिर यहाँ जाके बराबर हो जाते हो। इट विल टेक टाइम, लेकिन हाँ, आप जब खुद के माइंड से अपना एक फॉर्म में रन कर रहे होते हो या अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो वो आपको अलग मोटिवेशन देता है ऑलवेज। अभी जैसे कोई बंदा जैसे 50,000 अर्न कर रहा है तो उसको कैसे इन्हें प्लान करना चाहिए? व्हाट इज द स्मार्टेस्ट वे टू प्लान देयर मनी? 40-40-20, क्या 40-20-20 40% on the essentials, 20% on the luxury and 40% on the savings. लाइफ लॉन्ग रूल है ब्रो। अच्छा। मतलब आप बिजनेस कर लो, बिजनेस में मैं बोलूँ तो अगर एक किसी प्रोफेशन की बात करूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करूँ, जस्ट इन्वेस्ट 40% ऑन द एम्प्लॉय, 20% ऑन द बिजनेस ग्रोथ, R&D एंड ऑल, 40% शैल बी द प्रॉफिट। और बिल्कुल प्रॉफिट में आपको काम करना चाहिए। स्टार्टअप्स नो डाउट फंड लाते हैं, फंड कहीं से जो अपने आइडिया को प्लेस करते हैं, उससे अपने आप को बड़ा एक वो करते हैं, और इसमें कैश की एक तरीके से बर्निंग भी करते हैं। वो फेस अलग चलता है, वो थोड़ा सा इस चीज पे काम नहीं, मतलब 40-40-20 पे नहीं कर सकते। लेकिन इफ यू वांट टू बी स्मार्ट इन्वेस्टर, जहां आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका खुद का बिजनेस है, तो जस्ट वर्क ऑन दैट 40-40-20। और एक जैसे अभी एक 18 ईयर ओल्ड यंग पर्सन है, उसको आप क्या सोचते हो, क्या मनी रूल फॉलो करना चाहिए? यार 18 ईयर वाले को तो क्या है, देखो पैसे तो पेरेंट्स से मिलेंगे है ना, इन्फ्लुएंसिंग से, अगर इन सब चीज़ों से आजकल बहुत स्ट्रीम खुल गई है सबके लिए, तो जो कमा रहे हैं अलग बात है। लेकिन अगर पेरेंट्स से मिल भी रहा है तो यार एटलीस्ट 60% आप खर्च करो, नो डाउट। 40% हमेशा अपने पास में रखो। जब पेरेंट्स का भी एक स्लैग आता है, कई बार लाइफ में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है अपन, जैसे आप और हमारे पेरेंट्स भी रहे हैं, स्लैग आता है इन द सेंस, हमारे फादर ने मान लो किसी 12 महीने पैसे कमाए, 12 महीने में 6 महीने अच्छे पैसे कमाए, 6 महीने उनका भी स्लैग आया, तो वो 6 महीने जब वो स्लैग आता है तो पेरेंट्स हमेशा मना कर देते हैं, बेटा पैसे नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है यार पापा पैसे ही नहीं देते हैं, यार पापा पैसे नहीं देते हैं, पर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो पैसे किसी कारण से नहीं दे रहे होंगे। यार जो पेरेंट्स पैसे कमाते हैं, कोई अपने बच्चों को मना नहीं करता। आज अगर मेरे भी बच्चे होंगे तो अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं मना नहीं करूँगा, मुझे लग रहा है अगर फिजूल खर्च नहीं कर रहा है तो। लेकिन आपके पास भी स्टिल कुछ पैसे की सेविंग्स होनी चाहिए। सेविंग्स तो यार मैंडेटरी, आप 80 साल के भी हो जाओ तो यू शुड हैव सम सेविंग्स विद यू। सो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल मेक अबाउट देयर मनी? बिगेस्ट मिस्टेक अबाउट देयर मनी, एक तो है कि गलत जगह इन्वेस्ट करना, है ना, लगा दिया बिना सोचे समझे, आपको ज्ञान ही नहीं है। अब मैं अगर मैं बात करूं, एक डेटा है, ये ऑफिशियल डेटा आई गेस, तो आई डिडंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ दैट डेटा, तो आई गेस 95% ऑफ द इन्वेस्टर इन द F&O आर इन लॉस। तो जब आप जॉब कर रहे हो, आपको अगर मार्केट का नहीं है इतना नॉलेज है, सब चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ 100 रुपये दिख रही है, 5 मिनट बाद वो चीज़ 150 हो गई, तो मेरे 1 करोड़ रुपए के 1.5 करोड़ हो जाएंगे। तो आपको वो 1.5 करोड़ दिख रहा है, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद आपको ये नहीं दिख रहा है कि वो चीज़ प्रीमियम जब उसकी वाइप आउट होना चालू करती है और नीचे आती है, तो वो जो 1 करोड़ है वो 40 लाख भी रह गए। तो अगर आप वो 1.5 करोड़ तक पहुंच रहे हो तो प्रोबेबिलिटी उतनी है कि आप 40 लाख पे भी पहुंचोगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल करिए, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, नो डाउट। रिस्क, जहां रिस्क होगी वहां रिवॉर्ड होगा बॉस, ऐसा, जहां रिस्क है तो वहां पैसा है। तो आपको अभी तक जैसे ऐसा कोई परचेज है क्या जो आपको लगता है कि सबसे डम परचेज थी या सबसे स्टूपिड परचेज मेरा थी, ऐसा कुछ था क्या? बहुत है यार देखो, मुझे ब्रांड्स का बहुत शौक है, अच्छा है ना, तो आई एम हैविंग वन बैग विच इज हैविंग मोर देन 50K वैल्यू, है ना, लैपटॉप बैग, ठीक है। अब मैं मेरी वाइफ के लिए लेके आ गया 14-15 हज़ार का बैग, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, ये सब परचेजेस यूजलेस भी हैं, बट ठीक है यार, मुझे कुछ चीज़ों का शौक है तो मैं पूरा करता हूँ। ऐसा कलेक्शन है मेरे पास, परफ्यूम का बड़ा अच्छा कलेक्शन है, मतलब आई एम हैविंग मोर देन 100 या। आप क्या प्रेफर करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? I am having credit cards, but due to that lounge benefit and all, I'm having good credit cards जहाँ मेरे को अच्छे lounge मिलते हैं, because I used to travel most of the India at a time, मतलब in a year I think मैं कम से कम 10 से 15 स्टेट घूम ही लेता हूँ इन ईयर, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग। तो ये क्या, वो ट्रैवल लाउंज का बेनिफिट के लिए क्रेडिट कार्ड रखने पड़ते हैं, तो आई यूज़ क्रेडिट कार्ड। बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग द सर्टन इनकम, प्लीज़ डोंट डू दैट, आप नहीं जाइए, वो ट्रैप है बेसिकली, आपका परचेज पावर बढ़ा देता है। आप जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, और आजकल तो देखो रुपए वगैरह वो क्रेडिट कार्ड से लिंक हो गया है, तो वो बेसिकली वो, हाँ, यूपीआई से लिंक हो गया है, तो आप क्या करते हो, जहां आपको पेमेंट करना है आप गए, स्कैन करा, 15,000 डाल दिए, 10,000 डाल दिए, जब बिल आता है तब समझ में आता है यार आज
ड्यू डेट है और मेरे पास तो 25,000 ही है, भरना मुझे 40,000 है, तो आपकी अर्निंग जो है उसके रेशियो में आपको मेंटेन करना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ आपकी अर्निंग सपोज 1 लाख रुपीज है, तो जस्ट टेक द क्रेडिट कार्ड विच इज हैविंग नॉट मोर देन 25,000 एज अ स्पेंडिंग अमाउंट। लोग क्या करते हैं 1 लाख की अर्निंग वाला उसका अगर कैपेसिटी देखो 5 लाख है, तो मैं उस पे नहीं काम मतलब सजेस्ट नहीं करूंगा। आप उस पे जाओगे तो क्या होगा, किसी मंथ में आपने 4 लाख का पेमेंट कर दिया, आपने बोला यहाँ वहाँ आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 4 लाख का पे कर दिया और नेक्स्ट मंथ अगर वो पेमेंट नहीं आया तो यू विल फेस द प्रॉब्लम। Which one do you think is better, SIP or FD? SIP। SIP. And what about gold or stocks? गोल्ड और स्टॉक्स Do you prefer any app, Zerodha, Grow? Which one do you think is better? Zerodha। Zerodha do you prefer? Which is the most smartest way to invest basically? 20-20-40 तो 40-40-20 किस पोर्टफोलियो? 40% इन द मॉडरेट रिस्क, 40% इन द मीडियम रिस्क एंड 20% इन द रिस्क। किस एरिया में बेसिकली? रियल एस्टेट, स्टॉक्स, किस? देखो आज का अगर मैं बताऊं तो जस्ट इन्वेस्ट इन दी लिथियम और ये सब जो ईवी भी जा रहा है इन सब में, तो रिस्की नहीं है? 20% लगाओ, नो डाउट। एट ए टाइम क्या होगा, जहाँ 40-40 में कमाओगे तो हैज हो जाएगा, वहाँ कमाई लोगे ना। 20% 40% IT और इन सब में, गवर्नमेंट स्टॉक्स इन सब में। 40% अगर मैं मॉडरेट रिस्क की बात करूँ तो इंडिया इज हैविंग मच पोटेंशियल इन द बैंकिंग सेक्टर। ओके। तो गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर के जितने स्टॉक्स आज आप देखोगे तो दे आर अंडर वैल्यू। आप बोल रहे हो 40% स्टॉक्स में, 20% लिथियम और इन सब में, बिटकॉइन में बेसिकली, बिटकॉइन और ये सब चीजों में, और 40% इन अनदर स्टॉक लाइक जहाँ थोड़ा सा रिस्क जोन है ज्यादा। अच्छा। हाँ, जैसे पेटीएम एंड ऑल, तो जोमेटो थोड़ा सा है, जहाँ एक्चुअली इनमें क्या होता है ना, बहुत सारे स्टॉक जो हैं इनमें वॉलेटिलिटी होती है। तो वॉलेटिलिटी में आपको कहीं ना कहीं वॉल्यूम मिलता है, तो जब वॉलेटिलिटी होगी, वॉल्यूम होगा, तो प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। तो ऑलवेज आपको 40% वहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इतना रिस्क थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगी। 40% अगर मैं बोलूँ आपको तो 40% आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो स्लो चलेंगे, एज एन लाइक IT के कुछ स्टॉक्स हो गए जो स्लो चलेंगे, कुछ अच्छे बैंकिंग सेक्टर्स हो गए जो स्लो चलेंगे। बैंकिंग सेक्टर वहाँ पे भी हैं, मतलब 40% में भी रिस्क वाले में भी जाते हैं, वो आपको थोड़ा सा फिल्टर लगाना पड़ेगा। अभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है? जैसे हमारे पहले की जनरेशन में पापा वगैरह रियल एस्टेट में उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया, सो डू यू थिंक इट इज? यार रियल एस्टेट एक मैं बोलूँगा कि कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मतलब ना अगर आपके पास जमीन है तो सब है, पर एक चीज आप ये भी याद रखना कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज होती है जो संक कॉस्ट भी होती है। कई बार संक कॉस्ट इज बेसिकली जो होती है जो लग गई है, आपको भूलना पड़ेगा। तो अब जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं, इंदौर में 2020 से लेकर 25-24 तक बूम रहा है ना, लेकिन अब पिछले 1.5 साल से मार्केट जो है वो बहुत ठंडा है ना, क्योंकि लोगों ने इन्वेंट्री इतनी खरीद ली है कि अब एक्चुअल यूजर ढूंढने को मिलने तो वो एक स्लैग आता है, 10 साल बाद वापस से आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद जब आएगा तो प्रॉपर्टी डबल होना चालू होगी, है ना। 3 सालों में डबल हो गई, लेकिन अब 10 सालों में उस प्रॉपर्टी को पहुंचने में डबल टाइम लगेगा। तो वो अल्टीमेटली जो रिटर्न है वो 7-8% पे फिक्स हो जाएगा। So which one do you think is better option, renting or buying a home basically? Always renting. Why is that? देखो आप बहुत अच्छे से समझना, if you want to invest in a flat, suppose the flat is having cost of rupees 1 CR, है ना, आप 50 लाख लगा दोगे खुद के पास से सेविंग सब कुछ करके, तो जो 50 लाख आपने लगाए उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपकी गई, है ना, तो वो आ गई। मोस्टली अगर आप FDR की कॉस्ट भी देखोगे, गवर्नमेंट डील देखोगे, सब जोड़ोगे तो भी 7-8% के लगभग, तो 40,000 अमन तो वो गया, प्लस 50 लाख जो आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट भी बनना है, तो 80,000 रुपए के लगभग का आपका कॉस्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी प्लस जो आपकी एक्चुअल लग रही है वो 10-15 साल बाद कहीं पे भी जाओगे प्रॉपर्टी होगी डबल, है ना। तो 80,000 मंथ के हिसाब से आपने 10-15 साल तो पैसे भर दिए, वो अलग, 1 करोड़ वो भरा वो अलग। वो अल्टीमेटली आपको ले दे के प्रॉपर्टी जो देगी ना, वो 2.5 करोड़ दे चुके होगे, 2 करोड़ की वैल्यू रहेगी। तो अब इसी जगह मैं आपको बोलूँ 50 लाख की कुछ FD कर दो, सपोज 50 लाख की आपने FD कर दी, यू आर हैविंग दैट मनी विथ यू, आप कहीं पे भी उससे चाहो जो चाहे वो खरीद सकते हो। ऑलमोस्ट आपको 40,000 रुपये मंथ का उससे किराया, मतलब एक इनकम जनरेट हो जाएगी। और 40,000 तो आप जो सेव कर रहे हो ना इंटरेस्ट देके, वो भी आपकी सेविंग्स है, बराबर है। अब वो जो 40,000 रुपये आपने
बचाए हैं 40,000, आप 25,000 रुपये में वैसा फ्लैट रेंट पे ले लोगे आप समझना, तो उसकी वैल्यू क्या बची। और यही पैसे अगर मैं बोलता हूँ, देखो दो चीजें हैं, लोगों की सोच होती है सबसे पहले घर होना चाहिए, वो अच्छी चीज भी है, खुद का घर होता है तो ठीक है, ये मैं सेकंड चीज के लिए बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि पहला घर तो ठीक है यार, आपको खरीदना है तो जहां आप घर खरीदते हो तो वहां रिटर्न इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं देखते हो। ऐसे जो मैंने शादी के लिए बोला था, जैसे शादी आप जब करते हो तो एक खर्च है, तो आपको पता है आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ मनी है, आप इतने आतिशबाजी कर लो, कुछ भी कर लो, तो वो सब चीजें हैं, लेकिन वो एक आपको लगता है यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे एक घर होता है। पहला घर आप खरीदने ऑलवेज ट्राई करो, ठीक है खरीद रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप सोच रहे हो कि आप रेंट यील्ड कमा लोगे और इन सब चीजों से पैसा कमा लोगे, तो आई डोंट थिंक सो इट विल वर्थ इट। जैसे लोन्स में विच लोन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ होम लोन, एजुकेशन लोन, टू व्हीलर लोन, इंटरेस्ट वाइज है कौन सा बेटर है? इंटरेस्ट वाइज तो ऑलवेज होम लोन सबसे कम इंटरेस्ट होता है, 8% अप्रॉक्स। तो जैसे कुछ लोग होम लोन लेके ना घर खरीदते हैं या फिर डाउन पेमेंट्स देने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, तो डू यू थिंक इट इज अ गुड थिंग? यार इट इज अ गुड थिंग व्हेन योर EMI इज नॉट मोर देन 25% ऑफ योर रेवेन्यू बेसिकली। ओके, सपोज यू आर हैविंग अ पैकेज ऑफ 50 लाख, 15 लाख तो आप सरकार को दे दोगे ऑब्वियसली, 30% सब जोड़ के 35 लाख आया, 3 लाख रुपए अ मंथ आप कमाओगे। अगर उसमें से आप सोच लो कि मैं 2 करोड़ का घर लेके 1,80,000 का मैं EMI पे करना स्टार्ट कर दूं, आपने क्या करा, आपने ये सोचा कि आज मेरा 50 लाख का पैकेज है, आफ्टर 6 मंथ, एक साल में मेरा पैकेज 1 करोड़ हो जाएगा, फिर 1.5 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। आप बड़े फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो, मतलब इस जगह पे आपको ये नहीं पता ना रिसेशन आ गया तो क्या होगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका अगर मान लो 50 लाख का पैकेज है, लेकिन आपकी जो EMI है वो सिर्फ 1 लाख रुपए की है, और 3-3.5 लाख की जो आपकी इनकम है, उसमें सिर्फ आपको 1 लाख रुपए पे करना है, तो आप अगर नीचे आ जाओ या उस पर भी रहो, स्टिक रहो पैकेज पे कहीं पे भी, तो आपको हमेशा एक लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी आपकी हमेशा, वो आप उस फाइनेंशियल पजल में कभी नहीं फंसोगे। टैक्स पर्सपेक्टिव से बेटर है क्या होम लोन लेना, उससे भी सेविंग? देखो टैक्स पर्सपेक्टिव से पहले था, नो डाउट पहले था। आज की डेट में अगर आपको पता होगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्सेशन एज ऑफ नाउ, जो इंडिविजुअल के केस में लगते हैं, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, आपको है ना। तो गवर्नमेंट इज वेरी वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड द न्यू रिजीम, वो दिखता भी है क्योंकि न्यू रिजीम में बेनिफिट देती जा रही है। एट ए टाइम आप कहीं एक पर्टिकुलर, अगर मैं 25 लाख का फिगर दे दूं, 25 लाख के ऊपर अगर आप कभी पहुंच जाओगे पैकेज में, तो 25 लाख के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपको ये मान के चलना न्यू रिजीम विल बी द बेटर ऑप्शन। तो ऑलवेज अब वो बचा नहीं है कि आपको यार होम लोन से बेनिफिट ज्यादा मिलेगी। अच्छा, आपका जो टैक्स सीजन होता है, डू यू लाइक इट, और CA का जनरली रिएक्शन क्या होता है? डू यू जनरली यार बड़ा हेक्टिक होता है यार, मतलब अच्छा। मैं बोलूंगा यार मेहनत बहुत है, नो डाउट, और फिर लोगों का प्रेशर रहता है, हर इंसान को ऐसा होता है मेरा जल्दी मेरा जल्दी मेरा जल्दी यार। और एक इंडियंस की एक आदत होती है, हम लास्ट डे पे ही आते हैं, तो वो भी एक सिनेरियो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मैं जनरली ऑफिस में ये चीज़ें कम डील करता हूँ। आई एम हैविंग एक्सपोजर इन द लिटिगेशन फील्ड, तो मेरे पार्टनर्स देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बट इतना नहीं दिखता हूँ। तो आपको ऐसा इरिटेशन होता है क्या, कोई ऐसा बोलता है कि टैक्स बता दो भैया कुछ? ऑलवेज मैं आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, इसके पहले ही मैं सोच गया आप क्या पूछने वाले हो। ऑलवेज यार देखो, टैक्स लोगों का ना इंटेंशन क्या होता है, टैक्स इवेजन। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अ टैक्स प्लानर, he is not indulged in the tax evasion thing. Evasion is a very different thing. Evasion जहाँ आप चोरी कर रहे हो, लोग बोलते हैं CA के पास जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बचवा ही देंगे, CA साहब आप ही तो करवा देते हो धीरे धीरे से। ऐसा नहीं होता है, वो आपको एक रास्ता देता है कि यार ठीक है, विद इन द लॉ आप ये चीज कर सकते हो। सपोज अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूँ, आपने राम नाम लिखा, लॉ ने बोला राम को एग्जम्पशन है ना, तो आपने क्या करा, रामा लिख लिया, रामा RAMA, आपने बोला मेरे केरला में रामा लिखते हैं, तो ये एक लूप होल आपने ढूंढ लिया है कि यार राम को रामा लिखा जा सकता है ना। तो आपने वो जो लूप होल ढूंढा है, इट्स अ टैक्स प्लानिंग, है ना। और आपने अगर जहाँ कहीं मान लीजिए रावणा लिखा था, रावण को हटा के वहां रेस करके उसको राम लिख दिया और उसको राम प्रेजेंट कर दिया, इट इज टैक्स। तो टैक्स प्लानिंग का इन्हें एक अलग वे में बोले तो टैक्स लूप होल ही ढूंढना है, बेसिकली यही है क्या? ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये तो देखो ऐसा है कि जब मैटर्स कोर्ट तक भी जाते हैं तो कोर्ट भी अप्रिशिएट करता है कि आपके लॉ में क्या लिखा है। आप अगर लॉ में अगर बोल रहे हो कि ऐसा लिखा है, तो वो चीज तो देखनी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं।
तो आप ऐसा लगता है क्या आपको कि हर किसी को अपना खुद का जैसे इंडिविजुअल टैक्स फाइल होते हैं, तो हर किसी को अपना टैक्स फाइल करना एटलीस्ट सीख लेना चाहिए? यार एजुकेशन तो है जरूरी, नो डाउट ना, सीखना ना सीखना अलग बात है। आप खुद का टैक्स फाइल करें ना करें, लेकिन एक चीज है, बेसिक फंडामेंटल्स आपको हमेशा आने चाहिए। उतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या है क्या नहीं। और एक मेरे हिसाब से ना, जब आप जैसे सीए भी अगर है तो सीए भी एक गार्जियन की तरह है ना। वो आप किसी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो, सपोज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे कर रहे हो कि उसके टैक्स सेविंग्स कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, उसको प्लान बता रहे हो, सब चीजें ये सारी, मतलब इन एग्रीगेट में हम देखें तो आपका एक मोरल भी बोलता है कि आप उसको गाइड करें। आई ऑलवेज गाइड माई क्लाइंट्स कि यार आप इस तरीके से चीजों को देखो, इस तरीके से चीजों को देखो, आप ट्रैप में मत पड़ो ऐसा। अच्छा, ज्यादातर मिस्टेक्स कैसे करते हैं जब टैक्स फाइल करते हैं लोग? तो यार लोगों की इनकम्स होती हैं, पता चलता है प्रॉपर्टी थी बेच दी, बताई नहीं सीए को। अच्छा, लोगों को लगता है कहीं से ट्रैप, इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन ना देना। अब जैसे आजकल तो क्या होता है, ऑनलाइन आप देखोगे तो नई नई चीजें आने लग गई हैं। AIS TIS करके एक ऑप्शन होता है जिसमें इनकम टैक्स खुद बता देता है आपके कितने सेविंग्स अकाउंट है। अब मेरे क्लाइंट हैं, उनके फादर का उन्होंने कराया, इसके पहले उनके फादर का वो फाइल करवा रहे थे रिटर्न, उनको पता ही नहीं पापा के 10 लाख की FD है। तो वो जो पता चली, पापा से पूछा कि पापा ये, तो बोले हाँ यार ये तो मैं करा के भूल गया बैंक में। ऐसे भी लोग हैं। और मिलता है लोगों को। एक हमारे क्लाइंट थी एक मैडम, उनका हमने रिटर्न फाइल करा तो उनके केस में हमें पता चला उनका एक कोई सेविंग खाता है। उनसे बोला आपको उसमें इंटरेस्ट आया है मतलब 14,000 समथिंग का। तो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करा, 3-3.5% इंटरेस्ट मिलता है। तो मैंने उनको रिवर्स बोला कि यार आपको 3-3.5% अगर मिला भी होगा तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए आपके सेविंग खाते में पड़े हुए हैं। तो बोले वो मेरे हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट था और हस्बैंड की डेथ हो गई है कहीं ना कहीं, तो उनको पता चला 5 लाख रुपए है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है। हमारे पास इनकम टैक्स ने बहुत अच्छी चीज करी है, ये सब चीजें ऑटोमेशन पे ला दी आज। एक मिडिल क्लास जैसे पर्सन है, उसको लीगली अगर सेव करना है टैक्स, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? लीगली मिडिल क्लास पर्सन को अगर सेव करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर बिजनेस वाला है तो बिजनेस में उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। सपोज आप कैश बेसिस फॉलो करते हैं तो 31 मार्च के पहले आपको सारे एक्सपेंडिचर कैश में कर देने होते हैं। तो आज मुझे सैलरीज देनी थी, पता चला मैं कहीं बाहर चला गया और मैं 31 मार्च को सैलरी नहीं बांटी, तो वो सैलरी का एक्सपेंडिचर आगे पोस्टपोन हो गया। वो आप कैसे दिखाओगे? प्रोविजन तो कर नहीं सकते हो क्योंकि कैश मैकेनिज्म आप फॉलो कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको बड़ा सोच समझ के चीज़ें करना चाहिए। अच्छा, जब भी डिडक्शन लेता है कोई, सबसे मिसयूज डिडक्शन कौन सा है टैक्स में? यार ये बहुत बड़ा ट्रैप है बेसिकली, लोगों को दूर रहना चाहिए। अभी कई लोगों ने किया है और कई लोग कर भी रहे हैं। तो अनरिकॉग्नाइज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनको लोग डोनेशन दे देते हैं, सब चीज़ें। आजकल केसेस भी बहुत आ रहे हैं मार्केट में। अब दीजिए, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस इफ़ यू वांट टू बी एन इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स एंड ऑल। और गवर्नमेंट हैज़ द इंसर्टेड दैट प्रोविजन कि आप हमें चाहें तो डोनेशन दे सकते हैं, आप दीजिए। बट अगर आप जेन्यून दे रहे हैं तो टैक्स ऑलवेज वेलकम यू। अगर आप जेन्यून नहीं दे रहे हैं तो टैक्स फिर कहीं ना कहीं इस पर आपको पनिश तो करेगा ही। कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि ओवर पे भी कर देता है टैक्स, अगर सही से प्लानिंग नहीं हो, ऐसा वो केस भी आता है क्या? ओवर पे टैक्सेस, हाँ होता है, कई बार होता है ऐसा। बिगेस्ट टैक्स मिस्टेक जैसे बिफोर मार्च, लोग उसमें जनरली क्या करते हैं? जैसे मार्च आ गया, यार मार्च आ गया, पता चला LIC थी 1.5 लाख की, ओल्ड स्कीम में हमने ले रखा, LIC पे नहीं करी, LIC 1 अप्रैल को पे करी कहीं ना कहीं। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं लोगों की, कहीं ना मतलब मैनेजमेंट में गलती है कि यार मुझे भर देना चाहिए था, भूल जाते हैं लोग ये सब चीज़ें करना। या फिर रेंट आप पे, मतलब सैलरी क्लास की बात करूँ, 50,000 से प्लस का रेंट दे रहा है पर्सन, 60,000 रुपये में फ्लैट रेंट पे लेके रखा है नोएडा दिल्ली में या मुंबई में, 1 लाख रुपए रेंटल पे ले रखा है, रेंट पे कर रहा है खुद से, कहीं से ऑनलाइन पढ़ लिया, सब चीजें कर ली कि मैं रेंट पे करूंगा तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा HRA का, वो सब चीजें फॉलो कर ली। पता चला CA के पास गया, एट द एंड ऑफ द डे, मैं बोलता हूँ इसलिए बीच में एक बार आपके कंसल्टेंट से आपको हमेशा पूछ लेना चाहिए। अब वो एट द एंड ऑफ द डे गया मार्च में भी क्या, वो जुलाई में जब ITR का सीजन आता है तब, और तब पता चला यार इस पे तो TDS काटना था। तो वो CA बोलता है यार तो अब बोले दोनों चीज़ों का कैलकुलेशन होता है, फिर TDS काट के जमा करूंगा तो इंटरेस्ट कितना लगेगा। अब इसमें एक और चीज़ आ गई, एक और चीज़ ये आ गई कि जिसके नाम का TDS काटना था 50,000, उसने अपना रिटर्न ही फाइल कर दिया, तो उसको बोलो रिवाइज रिटर्न करने के लिए, तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो इट इज़ बेटर कि एक बार आप मिड ऑफ द ईयर में बैठें और अपने टैक्स को प्लान करें कहीं ना कहीं।
सो अच्छा, ऐसा कोई हैक है क्या जो सबको यूज करना चाहिए टैक्स फाइल करने में, जो ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं यार टैक्स सेविंग के लिए? एक हैक है तो, जैसे आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन होते हैं तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर उनका लगता है, और अगर आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर रख रहा है तो देयर इज वन सेपरेट डिडक्शन 80D, जहाँ आपको 50,000 रुपये का उनका एक मेडिकल का खर्चा क्लेम करने को मिल जाता है। लोग को ध्यान नहीं जाता है, लोग क्या करते हैं जनरली कि यार, और सीनियर सिटीजन का केसेस तो वैसे देखोगे तो मेडिक्लेम कम ही होते हैं, जिनका कंटिन्यू चला आ रहा होता है वो होता है, बाकी तो नहीं होते हैं जनरली। तो 85% केसेस में नहीं होते हैं, तो लोग वो 50,000 का एक्सपेंडिचर क्लेम करना भूल जाते हैं कई बार। वो कर लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है अगर आपके पास में पेपर्स हैं उसके तो। इन टर्म्स ऑफ मनी बिहेवियर अगर हम बात करें तो जैसे कई लोग लाखों में कमा रहे हैं पर उनका मंथ एंड होते होते दे आर कंप्लीटली ब्रोक। सो इसका क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? यार इसका रीजन वही है यार ऑलवेज कि यार लोग ना अपना, जो मैं बोलूँ कि एक्सपेंडिचर कैपेसिटी इतना बढ़ा के रखते हैं, लाइफस्टाइल। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके पास में पता है आपको 1 लाख रुपए की इनकम है, तो डोंट गो फॉर दैट 50 लाख प्लॉट, 60 लाख प्लॉट। पता चल रहा है आपने 60-70 हज़ार रुपये EMI में भर दिए, 40,000 में आपको अब घर चलाना है, 40,000 में घर चलाना है तो 20,000 रुपये घर में खर्च हो गए एक्सवाइडेड थिंग्स में, 20,000 में घर में कोई की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, पर एट द एंड ऑफ द डे आप 20 तारीख का ब्रोकआउट कर गया बिल्कुल कि यार अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूरे मंथ का वेट कर रहा हूँ, अब सैलरी आएगी तब देखूंगा। 10 दिन बहुत गंदे निकलते हैं। तो वो एक मनी मैनेजमेंट आपके पास, क्योंकि ना लिक्विडिटी जो है ना दिशांत भाई, लिक्विडिटी हमेशा आपको मोटिवेशन देती है। आपके पास में अगर लिक्विडिटी है तो नो डाउट यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड पर्सन, और वो होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर आप मिडिल क्लास से हो तो एटलीस्ट यू शुड हैव 10 लाख लिक्विडिटी अमाउंट। इतना आप पहले सेफ रखो अपने पास में, क्योंकि मेडिक्लेम रखो अपने पास हमेशा। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करो। मेट्रो में जब टैक्स फाइल करते हैं और स्मॉल टाउन में टैक्स फाइल करते हो तो ऐसा डिफरेंट कुछ देखने को मिलता है क्या? क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत अलग है दोनों की। मेट्रो में अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो मेजरली जो सैलरीड पर्सन होते हैं, है ना, और जब आप नॉर्मल जगह कहीं भी फाइल कर रहे हो तो बिजनेस क्लास पर्सन होता है। और मुझे कभी कभी लगता है कि ये एक मिथ है कि जो एजुकेटेड पर्सन है वो ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं रेदर देन दी स्मॉल टाउन पीपल। ये बहुत बड़ा मिथ है ना। जितने हम अगर बड़े सिटीज में रहते हैं, सब चीज़ें रहते हैं, उतने ज़्यादा हम अनरेगुलेटेड होते हैं, है ना। लाइफस्टाइल जो हेक्टिक होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो हम बड़े अनरेगुलेटेड होते हैं। और जितनी ज़्यादा आप Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ की बात करोगे या छोटे स्मॉल टाउन की बात करोगे, लोग बोले उसमें आप मान के चलो कि एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं चीज़ों में। उनको पता होता है कि मुझे टैक्स कब बनना है, मुझे मेरा एडवांस टैक्स कब पे करना है, मैं कितना प्रॉफिट दिखाऊंगा, मैं कितना, मतलब इन द सेंस मेरे धंधे में कितना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे कैसे मैनेज करना। दे ऑल आर एजुकेटेड पहले से। ये बहुत बड़ा मिथ है। मतलब लोगों को लगता है कि हम बड़े शहर गए हैं तो हमें सब, वो छोटे वालों को आपसे अच्छा आता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा रहता है कि इनको स्पेंड करने में ज्यादा मजा आता है, कुछ लोगों को सेव करने में ज्यादा मजा आता है। ऐसा यार वो यार बिहेवियरल डिफरेंस है, ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है। अब कुछ किसी को लगता है यार कि यार, मतलब जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है यार कि ठीक है पैसा रखना है, मेरे का जो 40% सेविंग हो रही है मोर देन सफिशिएंट है, मुझे मेरी लाइफ भी जीनी है। पर लोगों का होता है 100% ही खर्च करना है। मेरे दोस्त हैं, कई दोस्त हैं मेरे जिनके पास में एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ होता ही नहीं है। तो अभी भी जैसा आपको ऐसा लगता है कि इंडियंस को अभी दे फीयर इन्वेस्टिंग रेदर देन कीपिंग इन द FD और सेविंग अकाउंट? नहीं, अब तो बहुत चेंज हो गया। अगर आप पहले, हाँ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब पहले अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट FD में होता था, बट आजकल तो FD में नहीं होता है, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब में ज़्यादा होगा। आजकल बैंकिंग सेक्टर भी इन सब फील्ड में आ गया। बैंक को भी पता है लोगों का सिनेरियो मार्केट बेस जा रहा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई है लोगों की। पहले आदमी रिस्क फ्री रहना चाहता था कि भाई रिस्क फ्री मुझे रहे, मैं को मेरा पैसा बैंक में रख दूंगा तो RBI कम से कम है, सरकार तो लेके नहीं भागेगी एटलीस्ट। तो मार्केट में अब जैसे लोगों को पता चला कि 1994 में किसी ने इन्फोसिस ले लिया, 1,000 रुपए के 1 करोड़ हुए। तो आज जिनको पता चल रहा है तो उनको लग रहा है कि यार हम भी ले लेते। तो सोच बदली है कहीं ना कहीं लोगों की। कोई भी बंदा जिसको बहुत सारा मान लो पैसा कमाना है या दे वांट टू बिकम रिच, सो कैन दे बिकम रिच जस्ट फ्रॉम द सैलरी? यार मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप खुद के लिए काम करोगे तो एक लिमिटेशन में काम कर पाओगे। आप अगर खुद काम कर रहे हो ना तो एक लिमिटेशन है। अंबानी जी अगर खुद काम कर रहे होते तो पेट्रोल पंप ही चलाते बॉस, है ना। अगर अंबानी जी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है तो दूसरों के दम पे करा है।
तो आपको आगे निकलना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ कि हर आदमी को जॉब करना चाहिए, सबकी लिमिटेशंस हैं। देखो किसी के पास में ऐसा होता है कि आजकल तो वैसे भी स्टार्टअप इतने बढ़ गए हैं, आज आप खुद भी देखोगे तो एक चाय वाला भी अगर नॉर्मल बात करें तो अपनी फ्रेंचाइजीज बेच रहा है। तो लोगों में दिमाग आया है कि आज मैं इन सब चीज़ों को भी करके इतना बड़ा एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। ऐसा कोई मिथ है क्या जो आपको पहले लगता था कि ये सही है बिल्कुल, पर अब ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल इन रिगार्ड्स टू मनी और फाइनेंस? तो यार पहले ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे, मतलब आई डोंट थिंक सो ऐसा। अच्छा, एक और चीज अभी नया चला है कि अर्ली रिटायरमेंट। अब कैसा लगता है आपको, क्या लगता है कैसे प्लान करना चाहिए किसी को अर्ली रिटायरमेंट? डिपेंड्स ऑन योर रेवेन्यू। सपोज यू आर अर्निंग फ्रॉम द सैलरी, तो सैलरी वाला आई डोंट थिंक सो वो 50 के पहले रिटायरमेंट ले सकता है। 60 था पहले, 50 के पहले रिटायरमेंट लेना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ना आप अगर मैं बोलूँ कि 40-20-30% के रेशियो से भी अपने आप का अगर इंक्रीमेंट दिखते हो हर साल, 30% के एवरेज से भी आप जाते हो, जहां आप लाइफस्टाइल चालू करते हो, तो अब जैसे 25 साल की एज में एवरेजली इंडियन जो 22 या 23 साल की एज में एवरेज इंडियन जॉब करना चालू करता है, 50 की एज तक आप 27 साल काम करते हो लाइफ में। अगर आप 1.3 मल्टीप्लाई कर लो और 5 से 10% के बीच का हमेशा इन्फ्लेशन होता है, तो वो तो वैसे भी मीट आउट आपका बढ़ नहीं रहा है। अगर आप देखोगे भी तो सैलरी का जो पैकेज बढ़ेगा भी तो आपको 20-25 साल तो इतना पैसा कमाने में लग जाएंगे कि अगले 25 साल निकाल सकें आप, क्योंकि आपके बच्चे भी होंगे, वो बड़े भी होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, सब चीज़ होगी। तो आई डोंट थिंक सो आप 25 साल के पहले सैलरी के केस में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। इन केस ऑफ प्रोफेशन और इन केस ऑफ बिजनेस वो कभी रिटायरमेंट होता ही नहीं है ना। ये सब मिथ है। अगर मैं बोलूँ, आप मुझे कोई एक ऐसा बिजनेसमैन बता दो जिसने मतलब पैसा कमाया, सब करा और रिटायरमेंट ले लिया, एक्सेप्ट जो स्टार्टअप में फाउंडर्स आ रहे हैं आज की डेट में, उनको छोड़ के। क्योंकि वो उसमें क्या होता है, अपने यूनिकॉर्न बनाया, पैसा लिया, सब कुछ किया, कंपनी को ऑटोमेशन पे डाल के छोड़ दिया, आईपीओ में डाला और अपना पैसा निकाला और कंपनी को डाल के छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, स्टिल दे आर नॉट रिटायर्ड। वो क्या कर रहे हैं, फिर वो दूसरी स्टार्टअप ढूंढ रहे हैं जहां वो खुद पैसा लगाए, जिससे उनका पैसा 5x हो जाए, 7x हो जाए, 10x हो जाए। तो अगेन इट्स अ बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं। तो कोई रिटायर्ड तो नहीं हो रहा है। रिटायरमेंट तो उसको बोलते हैं मियामी जाओ और बस जाओ, फ्लोरिडा जाओ और रहो। तो आपका जैसे अभी अपने खुद का फर्म चला रहे हैं, तो आपने कभी अपना बिजनेस इसके अलावा कभी स्टार्ट करने का सोचा है क्या? यार आई एम रनिंग माय ओन फर्म, वी आर टू मोर पार्टनर्स विद अस। तो वैसे तो एक फर्म जो चल रहा है वो तो चल रहा है, इसके अलावा भी कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो इन पाइपलाइन है हमारे साथ में। जैसे मैंने एक चीज देखी है कि इंडिया में क्या होता है, सर्विस की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम होती है, सर्विस इंडस्ट्री की। मतलब आप जैसे बाहर जाओगे तो सर्विस को लोग बहुत अच्छा एक वो मानते हैं कि यार पे भी करते हैं, हर चीज की वैल्यू होती है। लीगल में अगर आप यूएस जाओगे तो यूएस का लॉयर इज वेरी वेरी मच वी कैन से एक्सपेंसिव। मतलब वो इतने पैसे लेते हैं वहाँ एक लॉयर के अपेयर होने के, मतलब इतने डॉलर्स में कि आपके यहाँ साल भर में किसी की इनकम होगी इतनी हार्डली, है ना। तो एक वो चीज़ है। दूसरा, अगर हम बात करें इंडिया में कि मेडिकल सेक्टर में भी लोग बोलते हैं, तो हमारे यहाँ 5 रुपए की गोली 50 की मिल रही है। बस आपने 5,000 की नहीं खरीदी हो कभी। जस्ट ट्रैवल टू द वर्ल्ड, जब आप वहाँ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी, वहाँ डॉक्टर्स की जो एक डेंटिस्ट की फीस है ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली मिनिमम टू मिनिमम $700, है ना। तो $700 अगर किसी ऑस्ट्रेलिया में किसी डेंटिस्ट को दिखाने के लग रहे हैं, लोग यहाँ आते हैं आरसीटी कराने, इंडिया आरसीटी कराते हैं, चले जाते हैं, कंप्लीट करा के पहुँच जाते हैं, तो भी उनके 4 पैसे बच जाते हैं। इतना थोड़ा सा ये सेक्टर महंगा है। तो हमने इस पे कुछ चीज़ ऐसी एनालिसिस करी है कि जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं बाहर वो महंगे हैं, तो हम वहाँ पे एक कंपनी सेटअप कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर इन प्रोसेस की एक कंपनी ऐसी सेटअप की जाए। वी विल कंसल्ट फ्रॉम इंडिया टू द पीपल हु आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। आपको ट्रैवलिंग का भी काफी शौक है क्या? बहुत यार। तो आपको क्या लगता है ट्रैवलिंग में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वेस्ट है या कि इज इट अ गुड लाइफ है बॉस? वो तो लाइफ है, लाइफ गुड इन्वेस्टमेंट। अरे नहीं, आपको यार खुद के लिए तो लाइफ जीनी है ना यार। पैसे हर जगह वेस्टेज थोड़ी ना, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ आपकी कैपेसिटी में। यार सपोज वही फिर चीज आ गई, आप 15 लाख कमाते हो, पता चला यूरोप ट्रिप पे जा रहे हो, तो यार थोड़ा सा आपको बजट देखना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो 15 लाख कमा के अगर आप पूरे साल की इनकम किसी एक ट्रिप पे लगा दोगे तो वो भी एक थोड़ा सा इनजस्टिस है। ठीक है, नो डाउट आप यूरोप जाओ, लेकिन जब आपकी इनकम 40 लाख हो जाए तब चले जाओ, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप से
कोई भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप है तो आपको क्या लगता है कि उनको सीए हायर करना चाहिए या जुगाड़ से ही थोड़े दिन काम करते हैं? यार लोग जुगाड़ से कर रहे हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा जस्ट गो विद द प्रोफेशनल थिंग, है ना। आप सोच रहे हो टैक्स कंप्लायंस जो होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक स्टार्टअप था, है मतलब अभी आप बोल सकते हो। तो उन्होंने कभी ना ये नहीं, उनको ऐसा लगता है कि यार जो टैक्सेशन है और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने थोड़ा सा सेकंड फॉर ग्रांटेड लिया हमेशा, है ना। तो सेकेंडरी रखा और हमेशा। लेकिन जब उनको एक नीड आई, जब उनके पास में ड्यू डिलिजेंस आया, जब स्टार्टअप का ड्यू डिलिजेंस होता है, ड्यू डिलिजेंस बेसिकली आप पूरी उसको चेक करते हो अंदर से कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो एक जो उनके सीरीज ए राउंड होते हैं, आपको पता होगा सीरीज ए सीरीज बी अलग अलग राउंड होते हैं, एंजल इन्वेस्टर अलग होते हैं। तो जब सीरीज ए राउंड हुआ तो पता चला वो रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट हो गया ड्यू टू ड्यू डिलिजेंस। क्यों? क्योंकि पिछले 3-4 सालों में उन्होंने कंप्लायंस इतने मिस करे हैं कि इन्वेस्टर ने पैसे देने से मना कर दिया। तो उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आई, नो डाउट कि ठीक है वो कैसे जैसे टैक्स वालों की नज़र नहीं पड़ी या वॉट एवर द केस, लेकिन जब लाइबिलिटी आई तो उनको लगा ना कि कहीं ना कहीं लाइबिलिटी नहीं आई, ठीक है, लेकिन जब वो पैसे उनके पास आ रहे थे सीरीज ए राउंड के, जब वो 4 साल तक जिस चीज़ की मेहनत कर रहे थे वो वाइप आउट हो गए। मतलब वो कंपनी इज बेसिकली फ्रॉम इंदौर ओनली, लेकिन वो उनको फिर वो चीज़ लगी बाद में, यार हम पहले कर लिए होते ये चीज़। तो मेरे पास जब आए तो मैंने उनको वही बोला कि आपने इस जगह पे लैग करा है, और मैं हर स्टार्टअप को बोलूंगा आपको लैग नहीं करना है। आप अगर कंप्लायंस में लैग करोगे तो आपको फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट बहुत गंदे होंगे उसके। तो जनरल मिस्टेक्स क्या होती है स्टार्टअप्स की जिन जो इन्हें अवॉइड या करनी जैसे चाहिए? या पहले स्टार्टअप्स में क्या होता था कि एक एंजल टैक्स होता है। सपोज आई एम द अब जैसे आपकी कंपनी निशान भाई, आपका स्टार्टअप है सपोज, है ना, आपके स्टार्टअप में मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, तो आपके पास में कुछ असेट वगैरह तो कुछ है नहीं है सच, है ना। आपका अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो आपका आइडिया के वैल्यूएशन पे लगाऊंगा, तो आइडिया का वैल्यूएशन जो होता है यहाँ पे मैं टैक्स इवेजन भी कर सकता हूँ लोग कि जैसे मैंने कंपनी खोली, मैंने बोला मेरे एक आइडिया है, इसके वैल्यूएशन में मैंने आपको 10 करोड़ दे दिए, वो 10 करोड़ इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है। आप मेरी बात समझना, वो एग्जेम्प्ट है, तो लोगों ने उसका मिसयूज भी करना चालू करा। तो सरकार ने उस पर एक गवर्नमेंट था, उसने एक बीच में नोटिफिकेशन लाया कि आपको DPIIT एक अप्रूवल लेना पड़ता है, DPIIT अप्रूवल। तो वो जब आप वो लेंगे और वो सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद में कुछ कंप्लायंस पूरे करेंगे, तब आपको एग्जम्पशन मिलेगा। पता चले लोगों ने एंजल इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, वो सर्टिफिकेट ही नहीं लिए। तो जब वो नहीं लिए तो वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े फेस करने पड़ते। छोटी सी चीज थी, जैसे सपोज आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं जीएसटी में, ठीक है, जीएसटी के केस में आपको LUT लेना पड़ता है। LUT एक सिंगल पेज फॉर्म है। कितने पेज का फॉर्म है? सिंगल पेज। आपको एक OTP लेके साल में एक बार फाइल करना होता है, ठीक है, लेकिन नहीं करा। रिपरकेशंस क्या हुए? पता चला आपका एक्सपोर्ट डिनाई कर दिया गया। आपसे 300 करोड़ का एक्सपोर्ट आपने किया था, 18% से टैक्स, मतलब 54 करोड़ की लाइबिलिटी आपके ऊपर ला दी गई। 54 करोड़ की लाइबिलिटी टैक्स की, 54 करोड़ की पेनल्टी की, 54 करोड़ की इंटरेस्ट की, वो सिंगल एक फॉर्म से। तो लोगों को ये बड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें कंप्लायंसेस जो है वो हमेशा कंप्लीट करके रखने पड़ेंगे अपने। जैसे सबसे अच्छा तरीका क्या है मेंटेन अकाउंट इन स्टार्टअप के लिए? स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इफ यू आर नॉट हैविंग CFO, जस्ट गो फॉर द वर्चुअल CFO कॉन्सेप्ट। अच्छा, एज इन लाइक यू शुड हायर समवन हु विल मैनेज योर बिजनेस with guidance and all, and who can be the virtual CFO for your company for a particular or a small period of time until unless आप जो है वो toddler age से एक बड़े एज में ना आ जाओ। toddler age of the startup is basically when they are they will be having their teeth, है ना। तो बाइट करना आप तभी सीखोगे जब दांत आएंगे। तो दांत जब आ रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो चीज। तो वर्चुअल जो आप CFO बोल रहे हो बेटर है क्या? बेटर नहीं है, सजेशन है। मतलब मेरा एक बेटर तो नहीं बोलूंगा। देखो, जो अपने बिजनेस को खुद जानता है वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकता है ना। मतलब जैसे अगर मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ तो आई नो स्वॉट एनालिसिस मेरा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरी थ्रेट क्या है ना। लेकिन आप अगर उस फील्ड में पर्टिकुलरली लग जाओगे 100% कि यार मैं खुद ही लग गया उस जगह पे, तो मैं बाहर की बाउंड्रीज को नहीं देख पाऊंगा। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अच्छा चलता है कि आप एक वर्चुअल CFO रखते हो हु विल लुक ओवर द बिजनेस, सारी चीज़ें वो मैनेज करता है, फाइनेंशियल पार्ट आपके लिए मैनेज करता है,
और सारी चीजें आपकी देख रहा होता है, साथ में आपको गाइड भी करता है कि बिजनेस में। तो आप एक ओवरलुक जब देखते हो मतलब फ्रॉम द स्काई, तो आपको वो चीज सही से नजर आती है। आज अगर हम इंदौर सिटी को ओवरव्यू देखें फ्रॉम द स्काई, तो आपको वो डेवलपमेंट दिखेगा कि यार ये रोड ऐसी गई है, ऐसी गई है। लेकिन आप किसी गली में चले जाओगे तो आपको पूरा डेवलपमेंट नहीं दिखेगा ना ऐसा। तो आप उसको अगर उस पर आई वॉच रख के आप पूरी कंपनी को देख रहे हो, तो आपको कंपनी समझ आएगी कहीं ना कहीं कि कंपनी क्या कर रही है। सो जनरली जैसे फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टार्टअप, जनरल मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग? एक तो यही है, सबसे पहले मैंने एक स्टार्टअप देखा, उन्होंने ट्रेडमार्क ही नहीं लिया अपने नाम का। पता चला 1.5 साल काम कर लिया, 1.5 साल बाद किसी और ने ट्रेडमार्क ले लिया। यू नो वन ऑफ द स्टोरी जो अभी आजकल बहुत चलती है कि देयर इज वन पर्सन हु इज हैविंग अ ट्रेडमार्क ऑफ OnePlus इन ट्रिमर। इंदौर का ही है, आई नो द पर्सन। तो उन्होंने क्या करा, इंदौर मतलब उन्होंने क्या करा कि OnePlus जब ग्रो हो रहा था, OnePlus बाकी सेक्टर्स में जा रहा था, उन्होंने आज से 4-5 साल पहले ट्रिमर का उसका ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क ले लिया। ओके ठीक है, अब OnePlus जान करते हुए ट्रिमर नहीं बेच पा रहा है। वो कंपनी, इंदौर की कंपनी, वर्ल्ड में ट्रेडमार्क बेच रही, वो ट्रिमर बेच रही है। तो यार इतनी बड़ी कंपनी मिस्टेक कर सकती है। तो आप तो स्टार्टअप हो, तो आपको पहले दिन से ये सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरा नाम शुभम रखना है, तो मैं शुभम नाम का ट्रेडमार्क तो ले लूँ बस। अगर मैं अपने नाम का ट्रेडमार्क नहीं ले पाऊंगा तो मुझे लोग कैसे जानेंगे आगे। जनरली आपको क्या लगता है कि ज्यादातर स्टार्टअप फर्स्ट 5 इयर्स में यानी कि फेल हो जाते हैं? जनरल कॉज क्या है इसका? जनरल कॉज है अपने R&D पे अच्छे से वर्क ना करना, है ना। कंपनी क्या करती है, ग्रोथ को देखती है। मैं एक चीज बताऊं आपको, आप मेरी बात समझना। वंस यू डेवलप अ बिजनेस, है ना, तो वो जैसे आपने 10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्टिंग में पहले साल में किया, 10 लाख से 1 करोड़ के बिजनेस करने में आपको समय नहीं लगेगा। 1 से 5 करोड़ में थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। 5 से 7 करने में आपको पसीने आ जाएंगे। 7 से 10 करते करते आपको 5 साल हो चुके होंगे। समझ गए मेरी बात? हर बिजनेस उस मॉडल पे काम नहीं कर पाता। लेकिन आप करते क्या हो, आप पहले दिन जब आपने 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक आपने जो R&D किया, उसमें आपने 10 लाख रुपए लगाए। लेकिन जब आपने 2 करोड़ से 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का R&D किया, वहां आपने 1 करोड़ लगाए। और जब आपका बिजनेस ग्रोथ चल रहा है 20-30% का और R&D चल रहा है डबल, तो आपको पैसा दूसरों का जो आप ले रहे हो, बीइंग एंजल इन्वेस्टर, कैश बर्निंग और ये सब चीजें आप कर रहे हो, उसको बड़ा स्मूथली करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर 118 रुपए कमा रहे हो तो 18 रुपए टैक्स बनना है। 18 रुपए वर्किंग कैपिटल में अगर आपने यूज कर लिए तो आप हमेशा उस जंजाल में फंस जाओ। क्योंकि फिर आप ये मान के चलना, आपको रेगुलर टैक्स के नोटिस आना चालू हो जाएंगे। आप टाइम से अपना साइकिल बिगाड़ चुके होगे। क्योंकि हमारी एक इंडियन टेंडेंसी है दिशांत भाई, आपको अगर मैं 10 रुपए दूं और आपके पॉकेट में 10 रुपए डाल दूं, 3 दिन बाद मैं आपके 10 पॉकेट में से 10 रुपए वापस निकालने जाऊंगा ना, तो एक बार आपको लगेगा अरे मैं करता हूँ, देता हूँ। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो ना एक साइकोलॉजिकल चीज होती है इंसान की। तो ऐसी सेम थिंग विद द स्टार्टअप। जब आपको कोई पैसे दे देता है, अगर किसी क्लाइंट ने आपको विद GST अमाउंट दे दिया, तो इतना ईजी नहीं है आप फटाफट GST भरना। आपको क्या लगता है, अभी मैं एम्प्लॉय की पहले सैलरी दे दूं, अगले महीने GST भर दूंगा, तो आप ट्रैप होते जाओगे उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो जैसे इन टर्म्स ऑफ कैश बर्निंग, आपको लगता है कि आजकल जो नए स्टार्टअप खुल रहे हैं उनके ऑफिस काफी पॉश होते हैं, बहुत सारी चीजें यानी कि शोशा, बेसिकली शोशा, डू यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड थिंग? और यार it depends on the nature of the business. If you are running an IT company or your client is basically from the USA and the UK and all, तो आई डोंट थिंक सो यू शुड मेजरली इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रखो स्टाफ के लिए, मतलब जो जितनी मोर चीज़ें दे सकते हो, जो उनका माइंड रिफ्रेशिंग के लिए सब चीज़ें दे सकते हो, वो ठीक है, इट इज़ क्वाइट गुड। पर आई डोंट थिंक सो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ इसी जगह दूसरी चीज़ें में जहाँ आपको शोषा करने की ज़रूरत है, सपोज यू आर इन इंटीरियर फर्म और यू आर इन बेसिकली इन इंटीरियर स्टार्टअप्स एंड ऑल, तो आपको शोषा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके यहाँ क्लाइंट आएगा तो 4 लोगों को देखेगा, जब आपका इंटीरियर अच्छा होगा तो आपको बोलेगा कि हाँ यार ये मेरे लिए इतना अच्छा बिल्ड कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो वो थोड़ा ऐसा है, स्टार्टअप को सोचना चाहिए कि यार नेचर ऑफ बिजनेस में हमारे वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे बिजनेस एक्सपेंस में ऐसा कभी आपको लगता है कि ये क्या लेके आ गया, इट इज सच अ स्टूपिड थिंग, और ऐसा कुछ बहुत सारे रिडिकुलस बिजनेस एक्सपेंस लोग डाल रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या कभी? कितनी बार होता है यार, लोग फॉरेन ट्रेवल जाते हैं, है ना। अब हम ऑडिट करते हैं कितनी बार, कई बार होता है स्विट्जरलैंड गए, तो हमने पूछा स्विट्जरलैंड गए तो किस लिए गए, बोले ये फॉरेन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा बिजनेस। हम नहीं अलाउ करते, नो डाउट, हम डिसअलाउ कर देते हैं, वो अलग चीज़ है। पर अब जब हम आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट ऐसे आते हैं कि यार ये तो मेरा काम ही है,
तो वो है बोले गल्ले का व्यापारी, वो बोल रहा स्विट्जरलैंड जा रहा मेरा काम, बोले क्यों, बोले वहाँ के मैं पूल देखने गया था, यहाँ बेच सकता हूँ क्या। तो ऑब्वियसली रिडिकुलस आंसर्स हैं। इसी जगह अगर मैं बात करूँ दूसरे सेगमेंट की यार, तो जैसे जीएसटी में क्या होता है, आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप बनाते हैं तो आप घर बना रहे सपोज, तो घर का आपको क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट इज बेसिकली आपको जीएसटी में बेनिफिट मिलता है। आगे आप जब आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो उसको यूज कर सकते हो क्रेडिट को, तो वो क्रेडिट नहीं मिलता। अब आप घर बना रहे हो, उसमें आपने कमरा बना दिया, नीचे कमरा बना के बोले ये तो मेरा ऑफिस है, मैं तो यहीं से काम करूंगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ कि इनके जीएसटी में क्रेडिट ब्लॉक होता है, ये मेकअप और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। अब अगर ऐश्वर्या राय बोल दे कि मैं तो बिना मेकअप लगाए सुंदर नहीं लगूंगी, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तो रिडिकुलस आंसर है ये। बेसिकली कंजम्पशन वाली चीजें हैं, तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे कई लोग आते हैं, कार लेके आ जाएंगे, बोले सर मैं तो कार, तो मैं रोज ऑफिस जाता हूँ कार से, तो कार से आप घर नहीं जाते हो क्या? जाते हो ना। तो बोले घर तो सर मैं बाद में जाता हूँ, पहले मैं ऑफिस आता हूँ, तो मुझे इसका क्रेडिट दिलाओ। तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें लगता है यार कैसे समझाएं इसको। कभी किसी, जैसे आप फाइनेंस मैनेज कर रहे हो किसी भी स्टार्टअप का, तो कभी आपने किसी स्टार्टअप को बोला है क्या कि यार आपका बिजनेस बहुत ही बुरी स्टेज में है या चलेगा नहीं आगे? हाँ, बिल्कुल बोला है, बिल्कुल बोला है हमने। हमारा एक काम है फ्लैग हाईलाइट करना, दैट की कॉन्सेप्ट होता है गोइंग कंसर्न। तो हम हाईलाइट करते भी हैं कि भाई आप इतना बड़ा रिस्क लेके काम कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो आपकी गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल तो नहीं है। गोइंग कंसर्न का बेसिक मतलब होता है कि बिजनेस जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम बेसिकली बताते हैं, हमने कई जगह एक दो स्टार्टअप में तो पॉइंट भी डाला हुआ हमारी रिपोर्ट में कि यार आपका गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल लग रहा है, क्योंकि स्टार्टअप का लॉस हो चुका है, 50 करोड़ का रेवेन्यू 5 करोड़ से बढ़ने को तैयार नहीं है। तो है वो। सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या लगता है, फाइनेंशियल रेड फ्लैग आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस तो खत्म ही होने वाला है या ये चलेगा? नेगेटिव कैपिटल तो वैसे स्टार्टअप में होती है, बिकॉज वो स्टार्टअप में होती नहीं है, बेसिकली उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रहती है, तो नेगेटिव कैपिटल नहीं जाती है। पर लोगों की नेगेटिव कैपिटल बहुत होने लगी है आजकल। ये बहुत देखने को मिलता है कि लोगों के असेट्स से ज़्यादा लाइबिलिटीज खड़ी हो जाती हैं बुक्स में, सब चीज़ों में कैपिटल के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, आपको अभी सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। एक बिजनेस होता है प्रॉफिटेबल बिजनेस और एक होता है बिजी बिजनेस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू? यार प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है कि आप कम काम करके भी पैसा कमा रहे हो सपोज। मतलब प्रॉफिटेबल का मतलब हो गया आपने काम किया, आपको ये पक्का पता है कि आप पैसे कमाओगे। और बिजी बिजनेस का मतलब हो गया बस आप काम कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है। स्टार्टअप सबसे ज्यादा बिजी बिजनेस होते हैं। आपको प्रॉफिट के ठिकाने नहीं, आप इबिटा पे काम करते हो, है ना। इबिटा पे अच्छी बात है, आप काम करो, सब चीजें हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट एक सर्टेन लिमिट के बाद कमाना ही पड़ेगा ना, तो ही तो आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा। तो एक बिजी मतलब आपने सिर्फ स्टाफ को बिजी रखा है। यार सपोज आपने कोई कॉल सेंटर चालू कर लिया, आपका स्टाफ बिजी है, सब कुछ चीजें ठीक है ना, 50 लोगों का कॉल सेंटर आप चला रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे पता चल रहा है कि कॉल सेंटर में लॉस खा रहे हो आप। तो बिजी होने से आपका ये डेफिनेशन नहीं हो जाती कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि 2 लोगों का किसी ने वो चालू किया, बीपीओ चालू करा, 10 लोगों में वो 50 लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा जैसे अभी बहुत सारे ये फाइनेंस वाले स्टार्टअप चल रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, आपको लगता है ये अच्छा कैशलेस फ्यूचर है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ दिस? यार कैशलेस बड़ी अच्छी चीज है जब तक आपके स्पेंड्स पे उसका अंतर ना पड़े। अगर आपका एक्सपेंडिचर उससे बढ़ता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज भी है। सेकंड थिंग इज दैट कि आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत हो गए। साइबर फ्रॉड में लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास हमेशा, मेरा एक लाइफ हैक है, मेरे 2 अकाउंट हैं। एक अकाउंट जो है उसमें हमेशा मेरे पास में उतना पैसा मेंटेन रहता है कि मुझे यूपीआई जितना मेंटेन रहे। एक दूसरा जो अकाउंट है ना मेरे पास में, जो मेरे सेविंग से रिलेटेड है या कुछ, मैं हमेशा उसमें चेक से ट्रांजेक्शन करता हूँ। आई डोंट हैव दैट, इवन यू कांट बिलीव आई एम नॉट हैविंग अ डेबिट कार्ड फॉर दैट अकाउंट। तो मैं बैंक जाता हूँ, बैंक से ही उस चीज को, ट्रांजेक्शन्स को करता हूँ, सब चीजें करता हूँ, और इट इज नो वेयर। मैं मतलब आई इवन दो 4 से 5 ट्रांजेक्शन से मेरे पास में जहाँ से उसमें पैसे आते हैं वो आते हैं। इवन आई हैव नॉट शेयर्ड द बैंक अकाउंट टू एनी पीपल। सो इन टर्म्स ऑफ लोन्स, so do you think it is good thing to take a loan for a startup or a business? यार अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो लेना तो पड़ेगा, है ना। तो आजकल क्या होता है, लोगों में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है कि लोग लोन लेते हैं पर लोगों को समझ में नहीं आता लोन कैसे, किस स्कीम में मिल रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्कीम विद द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सम ऑफ द स्कीम टू द बिजनेसेस, दोज आर सेटल्ड बिजनेसेस, सम ऑफ द बिजनेसेस विच आर अबाउट टू बी सेटल्ड। और इसमें मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि इफ यू आर
you are settling a business for the manufacturing industry, तो there are various states which are providing subsidy to them. तो लोग सब्सिडी नहीं लेते हैं। और कई बार लोग ऐसे होते हैं कि लोन नहीं लिया, खुद का पैसा लगाया और सब्सिडी नहीं ली, उनको क्या लगता है लोन पे ही सब्सिडी मिलेगी। ऐसा नहीं है, ये मिथ है। तो आप अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल देखें, आपको सोच समझ के उस प्रोडक्ट पे अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो जस्ट गो फॉर द सब्सिडी ऑल्सो। गवर्नमेंट बहुत सब्सिडीज देती है आपको, स्पेशली इन मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ बहुत सब्सिडीज हैं, तो आपको वो लेना चाहिए। एक दूसरी चीज होती है कि आपको लोन में लोग क्या करते हैं कि मार्केट में 18% पे लोन ले रहे हैं, इवन दो दे आर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, इवन दो दे आर हैविंग अ गुड चर्निंग ऑफ द कैश एंड इवन दे आर हैविंग अ गुड सेल्स। तो इस केस में क्या होता है, आजकल CGTMSE का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द गारंटी इन रिलेशन टू दैट। तो बेसिकली 1-1.5% का फी लगता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट आपको कोई गारंटी दिए बिना आपको एक बेनिफिट देता है कि आप लोन लीजिए और आपके 25% टर्नओवर तक लोन मिलता है वो। तो लोगों को वो बहुत दिमाग से सोच समझ के वो लेना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ऐसा कोई पोर्टल है क्या कि जहाँ जाके बिजनेसेस आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्कीम्स हम यूज कर सकते हैं? ऐसा कोई यार ये पोर्टल है बहुत एक लैक है यहाँ पे। मैंने भी मेरे एक स्टार्टअप वाले को दिया है कि मैंने उनको बताया भी था कि यू शुड स्टार्ट वन पोर्टल where if the person want to get the subsidy, if the person want to get the loan, और आप उसका पूरा एक एनालिसिस फैक्टर पहले से करके दें और आप उसको एक फुल फ्लेज्ड निकाल के देते हैं कि यार ये 5 बैंक आ रहे हैं शॉर्ट लिस्टेड में जो आपको देंगे, ये 3 डिपार्टमेंट आ रहे हैं जो आपको सब्सिडी देंगे, वो उसमें वर्क चल रहा है। अभी तक तो इस पे कोई पोर्टल नहीं है, बड़ा लैक है। यहाँ पे एक पोर्टल होना चाहिए सो दैट कि इफ आई वांट टू इन्वेस्ट समवेयर और आई वांट टू स्टार्ट वन बिजनेस, तो उसमें इजीली मेरे पास में एक ऑप्शन रहे कि मैं जाऊँ, क्लिक करूँ, 5-10 क्वेश्चंस का जवाब दूँ और ऑटोमेटिकली मेरे को उसका आंसर मिल जाए। So in terms of farmers, do you think किसान क्रेडिट कार्ड जैसे हम पहले बात कर रहे थे, is it a good thing? अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो, मतलब सपोज आप किसान क्रेडिट कार्ड को अगर पर्सनल यूज में ले रहे हो तो देखो आप आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं स्पेंड बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर आप उसको फसल के यूज के लिए ले रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, तो 4% 3% में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है आपको, मतलब सब्सिडाइज रेट पे वो पैसा दे रही होती है। तो कहीं ना कहीं आपको यूज करना चाहिए। अगर हम फार्मर्स को कोई एडवाइस दे, फाइनेंशियल एडवाइस, तो क्या कैसे वो प्लान कर सकते हैं? बेस्ट वे क्या है उनके लिए? यार फार्मर्स के लिए बेस्ट वे है, पहले चीज तो जो आप अर्न कर रहे हो उससे आपके एक्सपेंडिचर को मेंटेन करो। सपोज आप अगर अर्न कर रहे हो 10 लाख रुपए, तो कम से कम बॉस आप 3 लाख रुपए अगले साल की फसल के लिए हमेशा बचा के रखो आपको, ताकि ना तो किसी के पास जाना पड़े, ना आपको कोई पैसे गिरवी रख के पैसे लेने पड़े। नो डाउट हमारे यहाँ फार्मर्स को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दिक्कत आता है, उनके पुराने कर्जे होते हैं, सब चीजें होती हैं। तो जहां आपकी कर्ज माफी हो रही है, सरकार आपको जहाँ कर्ज माफी दे रही है, जो चीजें कर रही है, तो आपको एक मौका दे रही है हम वापस से उस चीज को रिन्यू करें। और बैंक आपको पैसा देता है, रेदर देन टू गो फॉर द प्राइवेट फंडिंग और ये जो आप लेते हैं इन लोगों से, अलावा आप जाएं, आप बैंक में पहले ट्राई करें। अगर आपको 5-7% 8% में कोई लोन मिल रहा है तो आप बिल्कुल लें। जहां फाइनेंशियल पार्ट पे, ट्रैक्टर्स पे, इन सब पे मैनेज करके फंड्स ले सकते हैं, उसको मैनेज करके फंड लें। साथ में कम से कम 30% ऑफ द रेवेन्यू जो आपका आता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आपका जो खेती किसानी है, उसको आप सेव करके रखें ताकि आपकी नेक्स्ट फसल तक आपके पास पैसे बचे रहे हमेशा। अच्छा, सो इन टर्म्स ऑफ जैसे AI अभी काफी फैशन में चल रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ AI अभी क्या लग रहा है, CA को रिप्लेस कर देंगे AI या फिर हेल्प कर रहा है? अभी क्या लग यार ऑब्वियसली देखो, कंप्यूटर्स को हमने बनाया है तो नो वन कैन रिप्लेस अस, सिंपल है ना। तो AI आ जाए या AI का PI भी आ जाए तो भी नो वन कैन रिप्लेस अस, है ना। क्योंकि AI का भी एक लिमिटेशन रहेगा और ह्यूमन जो माइंड है उसका कोई लिमिटेशन नहीं। हम कितना सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इट्स अ मैट्रिक्स। और गवर्नमेंट ने जो चीज़ दी है हमें, ये गॉड गिफ्टेड है हम, कि हम मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेके आए हैं ऊपर से कहीं ना कहीं। तो AI जो है डेफिनेटली हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं चीज़ों में, और हमें हेल्प नहीं कर रहा है। ये ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को कि ChatGPT पे हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या OpenAI पे हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो आपको एक्यूरेसी से देता है, वो नीचे लिख देता है इट्स सजेस्टरी आंसर ओनली, मतलब वो कहीं ना कहीं एक सजेशन दे रहा है आपको। वो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस का 100% रिलायबल आंसर नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ आती है वो एक्सपीरियंस से आती है। आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि ChatGPT को क्या है, ChatGPT ने 10 जगह से उसका कंटेंट उठाया, उनसे उसका मीनिंग निकाला और आपको उसका आंसर दे दिया कहीं ना कहीं। अब ChatGPT का यूज हम अकेले नहीं कर रहे हैं, ChatGPT का यूज डिपार्टमेंट भी कर रहा है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको
एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता होगा कैलिब्रे एक हम जो लिखते हैं कि उसमें कैलिब्रे वर्डिंग्स होती है ना। एक पर्सन ने एक प्रॉपर्टी खरीदी 2010 में। 2010 में उसने उस प्रॉपर्टी को बनाया, 2011 में उसने उस प्रॉपर्टी को बना के रख दिया। उसने बना के रखने के बाद में उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दिया 2018 में, ठीक, या 2020 में जब भी किया। तो इस पे क्या होता है ना, कैपिटल गेन एक इनकम होती है जो अक्रू होती है अगर आपने प्रॉफिट में उसको बेचा है तो। उसने क्या किया, उसने इस इनकम को प्रूव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लगाए। उसमें से एग्रीमेंट लगाया कि 2010 में मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई थी, और वो 50-60 हजार का उसने जो टैक्स था उस पर पे कर दिया, है ना। अब आगे जाके क्या हुआ कि इनकम टैक्स ने उसको नोटिस भेजा। सरप्राइजिंगली आप देखो कि इनकम टैक्स उस पर पता है क्या लिख के भेजा, उन्होंने AI टूल यूज करा और इनकम टैक्स ने उस पर उनको लिख के ये भेजा कि आपने जो एग्रीमेंट अटैच करा है वो कैलिब्रे फॉर्मेट में है, और जो कैलिब्रे है वो माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 MS पे निकाली है। तो आपने जो एग्रीमेंट लगाया है इट इज अ फ्रॉड एग्रीमेंट। तो हमें ये मिसकंसेप्शन है कि AI यूज करने वाले हम हैं, बॉस AI यूज करने वाला दुनिया है सारी। तो टैक्स अथॉरिटीज आर आल्सो यूजिंग द AI। तो ये बड़ी अच्छी स्टोरी थी कि मतलब इनकम टैक्स भी इस लेवल पे स्क्रूटनाइज कर रहा है चीजों को कहीं ना कहीं। अभी जैसे 2025 में आपको क्या लगता है कि CA अभी भी वर्थ परस्यूइंग है कि आउटडेटेड हो चुका है ऐसा? यार ऑलवेज वर्थ परस्यूइंग यार, आउटडेटेड तो कभी नहीं होना। आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑन माई प्रोफेशन, और आई विल प्राउड ऑन माई प्रोफेशन ऑलवेज। क्योंकि देखो ऐसा है कि डॉक्टर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इंजीनियर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग देयर सेपरेट आइडेंटिटीज। So do you think you are successful now? You have done it? नहीं यार, हंगर तो मारना ही नहीं, 80 साल का हो जाऊं तो भी नहीं मारना। अच्छा, ऐसा आपका पर्सनल सबसे बड़ा ऐसा फेलियर क्या है ने अभी तक का, और उसने क्या सिखाया है ना? व्हाट डिड इट टीच यू बेसिकली इन रिगार्ड्स टू करियर? करियर ने तो यार यही सिखाया बॉस, मेहनत तो करना है यार। मतलब मैंने ना एक चीज देखी है, हार्ड वर्क जो होता है और स्मार्ट वर्क जो होता है, स्मार्ट वर्क इज नॉट एन एवरीवन्स कप ऑफ टी। मतलब लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, पर स्मार्ट वर्क इज नॉट एन एवरीवन्स कप ऑफ टी। आपको हार्ड वर्क इज एवरीवन्स कप ऑफ टी। अगर आपने स्मार्ट वर्क करा तो आप देखना, आपके अगर पास में कोई बोलेगा मैं ऐसे पढ़ के पास हुआ, ऐसे पढ़ के पास हुआ, अगर आपने आपके दोस्तों के साथ में अगर देखा होगा तो उसमें से 10 में से 5 ही पास होंगे, 5 तो फेल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि उन्होंने भी स्मार्ट वर्क करा, लेकिन वो हर एक का कप ऑफ टी नहीं है। वो 5 का था तो वो 5 पास हो गए। मेरी लाइफ में मुझे जो सीखने को मिला, मेरे पेरेंट्स से भी मिला है कि स्मार्ट वर्क तो आपको करना है तो करना ही है, लेकिन ऑलवेज बी एन हार्ड वर्किंग गाय। तो मैं हूँ हार्ड वर्किंग। ऐसा कोई मोमेंट है क्या आपका जर्नी का कि ऐसा लगा कि दिस इज द माय मोमेंट, कि अब तक जो स्ट्रगल था वो अब तक वर्थ इट है? वर्थ इट है जब मैंने खुद के पैसे से घर खरीदा, जब मैंने सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करी बहुत सारी अपनी, जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे लगता है यार वर्थ इट है। जब मैं नई कार ले रहा हूँ या कार्स ले रहा हूँ तो मुझे लगता है तो वर्थ इट है। ऐसा कभी ऐसा मोमेंट आया कि लगा कि यार कुछ और बन जाता तो अच्छा रहता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है? यार वो मैंने पहले अभी एक चीज बताई थी ना, जब मैंने आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस, जब 5,000 रुपये रेंट के नहीं थे ना, तब जरूर लगा था मुझे यार ऐसा कौन सा फील्ड होता होगा जिसमें आपको दुनिया आपको मिठाई भेज रही है, दुनिया आपको सब भेज रही है, अंदर से आपको पता है कि यार यू आर नॉट हैविंग 5,000 टू पे द रेंटल्स। यार उस दिन बड़ा रोना आया था। मतलब आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं उस छोटी सी जगह पे था। मतलब पॉडकास्ट की बात नहीं है, मतलब एक्चुअल में मुझे वो दिन सच में याद आते हैं जिस दिन मेरे पास 5,000 देने को नहीं थे। व्हाट आई हैव फेस्ड दैट टाइम, वो स्ट्रगल बहुत टफ था यार, बहुत टफ था। मतलब मैं पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाता था कि यार पापा मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है, क्योंकि यार वो जो मेहनत करके दिया उन्होंने, आपको पढ़ा दिया, सब कर लिया। अब पेरेंट्स की भी एक एक्सपेक्टेशन थी आप रिटर्न में कुछ दो। मैं 1 साल तक तो मेरी माँ को साड़ी भी नहीं दिलाई थी, पैसे ही नहीं थे, कहाँ से करोगे? क्योंकि आप रेंट भर रहे हो, खुद का यहाँ पे किराया भर रहे हो। एक 2,000 रुपये के ITR के लिए मैं इतनी दूर गया हूँ। मतलब इवन आई डोंट नो एनी पर्सन इन इंदौर। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो आई वॉज नॉट हैविंग 1 पर्सन। ठीक है, कुछ मेंटर्स थे जिन्होंने हेल्प करी, लेकिन यार वो भी कितनी हेल्प करेंगे। उन्होंने बोल दिया ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, दैट्स इट। तो वो थोड़ा सा लगता है, वो उस समय ब्रेक मोमेंट था लाइफ का, क्या हार्ट ब्रेक हुआ कि यार लोग पैसे कमा रहे हैं और आप थोड़ा सा इतना पढ़ लिख के भी और एक डिग्री पाके जिसकी इतनी वैल्यू है, उसके बाद आप 5,000 रुपये के लिए स्ट्रगल कर रहे हो।
पर अब वर्थ इट लगता है। वर्थ इट लगता है, नो डाउट। आप यार ऑब्वियसली ऊपर वाला ना एक इंसान को एक मेरे जीजू हैं रिलेशन में, कजन जीजू हैं, उन्होंने लाइफ में एक चीज बहुत अच्छी बोली है, इंसान को एक मौका और एक धोखा लाइफ में हमेशा मिलता है। आप ना किसी भिखारी से भी पूछ लोगे ना कि तेको तुझे पैसे कमाने का लाइफ में एक मौका मिला था, कि वो आपको बोल देगा हाँ मुझे मौका मिला था। ऊपर वाला जो है हमेशा एक मौका और एक धोखा लिख के भेजता है लाइफ में, वो धोखा भी मिलता है लाइफ में, वो भी तय है कि आपको किसी ना किसी स्टेज पे जाके, आज नहीं वो चाहे मैं बोलूं कि ठीक है एक रिलेशन में धोखा हो, फैमिली से धोखा हो, या आपको फाइनेंशियली धोखा मिले, आपको हेल्थ में धोखा मिले, कहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा। वो ऐसा होता है कि आपको सिखाने वाला मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि आपका अब रियल मीनिंग क्या है आपके लिए सक्सेस का? यार सक्सेस का मीनिंग ना इट डिपेंड्स ऑन द जहां आप खड़े हो, है ना। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को जहां मैं खड़ा हूं मुझे रॉल्स रॉयस लेनी है, तो वो भी मेरे लिए सक्सेस होगी। जिस दिन मैं रॉल्स रॉयस ले लूंगा तो हो सकता है सक्सेस का मीनिंग चेंज हो जाए। लेकिन थोड़ा सा सक्सेस का मीनिंग है लाइफ में सेटिस्फेक्शन। और मैं ये नहीं बोलता हूँ सेटिस्फेक्शन आपको बड़ी चीज़ों से होना चाहिए, एक खुद की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ होती हैं, या आपके परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती हैं, जहां आपको एक लगता है कि हाँ इतना मैं कर लूंगा तो आई विल बी द सक्सेसफुल पर्सन, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, सबके लिए। सक्सेस का जैसे आपके लिए अभी क्या रियल मीनिंग? यार सक्सेस का मीनिंग इट डिपेंड्स, है ना। देखो सक्सेस तो ऐसा है कि लाइफ में किसी का हंगर कभी ख़त्म नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि इसके लिए अगर मेरे लिए जो पर्टिकुलर मेरे खुद के लिए मीनिंग है वो है मेरा फैमिली का सेटिस्फेक्शन। मेरी फैमिली खुश है, मेरी फैमिली को मैं जो लाइफ देना चाहता हूँ अगर मैं उनको लाइफ दे रहा हूँ और आगे हमेशा वो लाइफ उनकी कंटिन्यू रहेगी, दैट विल बी एन सक्सेस फॉर मी कहीं ना कहीं। और बाकी तो फिर सक्सेस ऐसा है कि डिपेंड्स। आपने अगर मान लो आज मैंने स्कोडा की कोई स्लाविया कार खरीद ली और वो उसको लेके भी मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास तो रोल्स रॉयस होनी चाहिए थी, रोल्स रॉयस मैंने ले ली, फिर मैं सोच रहा हूँ मार्टिनी होनी चाहिए थी या मस्टैंग होनी चाहिए थी, तो मेरा कोई सक्सेस का क्राइटेरिया तो डिफाइन हुआ नहीं। वो तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि जो मुझे मिल जाएगा वहाँ आके मैं सक्सेस पाऊंगा, वहाँ जाके अपने गोल बदल दूंगा। तो एक ना इंसान को एक कहीं ना कहीं आके एक लाइफ में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है कि यार इन चीज़ों पे मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ। अच्छा, और आपको क्या लगता है आपके जाने के बाद कैसे याद रखें आपको लोग? यार मेरे जाने के बाद मुझे ना खुशनुमा के तौर पे याद रखें कि यार लाइफ जो है वो फुल ऑफ जॉयनेस, फुल ऑफ एंजॉयमेंट होनी चाहिए। पढ़ो लिखो सब जो अपनी लाइफ बनाओ सब कुछ करो, ठीक है वो अपनी जगह भी है, पर अपनी लाइफ जियो, जीना बहुत जरूरी है। मतलब ना आई लव ट्रैवलिंग, तो आई लव ट्रैवलिंग, मतलब मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे घूमना है तो मुझे घूमना है, ऐसा। ओके, सो बिफोर वी रैप अप, one final message if you want to give to any young person, for every young person, what will you give? फॉर एवरी यंग पर्सन आई कैन से कि सारी चीज़ें प्लान करो पहले, है ना। मतलब आप मेडिक्लेम प्लान करो, नो डाउट। आप एक मिड एज में जैसे आते हो तो इन सब चीज़ों पे आपको बड़ा अच्छा ध्यान रखना चाहिए। आप टर्म प्लान करो, आप घर कब लोगे वो चीज़ें प्लान करो, सब चीज़ों को, क्योंकि ना कई चीज़ें लेट इट बी या लेट इट गो पे नहीं छोड़ना चाहिए कि यार जो होगा देखेंगे। वो चीज़ें होगा तो देखोगे वो तो ठीक है, पर कई चीज़ों को अगर आप प्लान करके करते हो तो शायद से जब वो मिलती हैं और वो जब वो कंप्लीट होती हैं या कंप्लीट होती हैं तो आपको बड़ा प्राउड होता है अपने ऊपर कि हाँ मैंने जो प्लान किया था वो मैं कर पा रहा हूँ। और आप जब प्लान करोगे ना तो गॉड का प्लान उससे 10 गुना अच्छा मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। और आप कुछ प्लान ही नहीं करोगे और मैं बोलूंगा कि यार गॉड ने क्या प्लान करा मेरे लिए, तो हो सकता था अगर मैं प्लान करता तो उससे 10 गुना अच्छा मिलता है। We have done 1.5 hour discussion on this thing. It was very good. I think पूरे जिंदगी का जितना भी फाइनेंशियल एडवाइस था मुझे लग रहा है मुझे 1-1.5 घंटे में ही मिल गया। हाँ मतलब अब आप मुझसे पूछोगे शिवम भाई, पर क्वेश्चन तो आपका सेम ही आने वाला है, तो शिवम भाई टैक्स कैसे बचाऊं? तो मैं यहाँ पे लाइव कोच बना बैठा हूँ, चाहे लोग मुझे कितना सुन ले, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे मैसेज करके यही पूछने वाले हैं हाउ कैन आई सेव माय टैक्सेस, दैट्स इट। सारे आईटी वालों का तो यही रहता है। नहीं ऑब्वियसली यार वो तो रहेगा भी यार, इंसान को ऐसा लगता है कि मैं मेरा पैसा कहाँ से बचा लूं। सैलरी वालों का तो हाँ, लेकिन हम मान के नहीं चलते हैं कि अगर हमें 25% पे करना है या अगर एवरेजली 30% टैक्स देना है तो हम अपना 60 लाख का पैकेज माने ही नहीं। हम अगर हम पहले दिन से उसको सोच लें कि हम हैविंग पैकेज ऑफ 40 लाख दैट्स इट, तो शायद से लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। कहना आसान है नो डाउट, जो 10-20 लाख 25 लाख 30 लाख टैक्स भरता है उसके लिए ईजी नहीं है, पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ओके।
So thank you for Yes. the session. It was a great session. I think हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा सेशन रहा है. Thank you so much. Thank you. Thank you for time.